In the lecture, I will show you some animations and some basic concept regarding waves traveling, and we will also see some real examples as well in this video. And unfortunately, you can't listen the voice of this video, but I will explain you what's going on in this video. And let's focus and listen carefully. First of all, as you can see in the video, here they dump some explosive. ये जो जितनी आपको ग्राउंड डिस्टर्ब नजर आ रही है, ये ब्लैकिश यहाँ पे एक होल ड्रिल किया गया है और उसमें एक्सप्लोसिव जो है वो फिल कर चुके हैं. अब इसको एक्सप्लोड करने जा रहे हैं. तो जब एक्सप्लोजन होगा, यू विल फील सम ट्रेमरिंग, सम वाइब्रेशन जो कि सरफेस पे फील होती है. डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कितना आपने बरीड किया. जस्ट फॉर उस सर्वे कि आप जो सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको वाइब्रेशन किस इंटेंसिटी की चाहिए, उस पर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं. लेकिन अभी हम फील करेंगे कि फील्ड कंडीशंस में कैसे एक्सप्लोजन होता है. तो लेट्स फॉलो दिस वीडियो. ये आपको एक ब्लू कलर का जियोफोन, दिस इज अ सेंसर, जिसे जियोफोन भी कहते हैं. इसके बॉटम पे एक पिन भी होती है स्टील की जो कि ग्राउंड के अंदर इंसर्टेड है और सरफेस पे ये जो जियोफोन है उसे फिक्स किया जाता है. इसके दोनों साइड पे केबल नजर आ रही है. ये जो केबल है ये आपकी डाटा जो है वो ट्रांसफर करेगी रिकॉर्डर को. तो दिस इज वेरी सेंसिटिव सेंसर, इसे हम जियोफोन कहते हैं, रिसीवर भी कह सकते हैं आप. तो इसी पे जो भी वेव्स सब सरफेस से ट्रेवल करके आएंगी वो रिसीव होंगी. अगेन मैं रिपीट करता हूँ एक्सप्लोजन वाला पार्ट, जो नहीं एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ एनर्जी सरफेस की तरफ ट्रेवल करती है और बाकी एनर्जी सब सरफेस में वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रेवल कर जाती है. और ये जो जियोफोन है ये एक्चुअली जो भी वाइब्रेशन नीचे से आएंगी सब सरफेस से उनको रिकॉर्ड करेगा. अब इस एनिमेशन पे फोकस कीजिएगा जिसमें में भी आपके कुछ कंफ्यूज भी दूर होंगे वेव्स के बारे में कि कैसे जो है हाइजीन प्रिंसिपल क्या था, कैसे वेव जो है वो सब सरफेस पे ट्रेवल करती है. दीज आर डिफरेंट लेयर्स जिनकी लिथोलॉजी डिफरेंट वेरी कर रही है और ये एरोज जो है ये इंटरफेस है जहां पे लिथोलॉजी वेरी हो रही है, जो हम रिफ्लेक्टर या रिफ्रैक्टर की बात करते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोसिव. कि कैसे एक्सप्लोसिव, ये नहीं है कि ओपन होल में हम एक्सप्लोसिव फीड करते थे, नो. एक पाइप जैसे रेड कलर का एक प्लास्टिक का पाइप होता है मोस्टली, बाद में कोई डिफरेंट मटेरियल भी यूज किया जाता है फील्ड में. तो इस पाइप को होल के अंदर इंसर्ट किया जाता है. तो डिपेंड करता है आपका होल कितना डीप है. एज आई एक्सप्लेन इन सम ऑफ माय लेक्चर, समटाइम 10 to 20 मीटर जो आपका डीप सर्वे के लिए आपको अप टू 40 मीटर भी ड्रिल करना पड़ता है अगर आपने डीप सर्वे करना है. टारगेट डेप्थ बहुत ज्यादा आपकी. लेकिन जो शैलो सर्वे है उसके लिए आपका जो है वो few 10-12 meter, that's enough, even sometime more than less than that. तो जस्ट इस पाइप में ये चूंकि डीप सर्वे किया जा रहा है इसलिए आपको काफी लेंथी ये पाइप फील हो रहा है. अदरवाइज जो शैलो सर्वे है उनके लिए पाइप की लेंथ बड़ी स्मॉल होती है. इस पाइप का जो पर्पज है कि इसी में जब ये होल के अंदर होल ड्रिल करने के बाद उसमें ये पाइप जो इंसर्ट किया जाएगा और इस पाइप के अंदर एक्सप्लोसिव जो है ऑलरेडी लोडेड होता है पहले से ही. और बाद दफा लोग इस पाइप को इंसर्ट करने के बाद एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं, बाद दफा पहले कर लेते हैं. दोनों डिपेंड कर रहा होता है फील्ड कंडीशन पे कैसे एक्सप्लोसिव आप इस पाइप के अंदर लोड करेंगे. तो सेफ्टी मेजर से है कि पाइप आप पहले लोड कर दें और उसके बाद एक्सप्लोसिव जो है इसके अंदर फिल करें जब ये बोर होल के अंदर हो. तो दिस वाज जस्ट चार्जिंग. तो ये आपको एक ड्रिलिंग रिग भी नजर आ रही है. अगर आप डीप बोर होल्स अगर आपने ड्रिल करने हैं
तो ये सारा सेटअप ट्रक के साथ ड्रिलिंग रिग का है, और जो नहीं रिग में से बिट वगैरह बाहर निकाल लेते हैं तो साथ ही आप जो है इस पाइप को होल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर एक्सप्लोसिव जो है इसी होल के अंदर फीड किया जाता है ताकि बाद में उसे एक्सप्लोड किया जा सके। तो ये जो भी एक ओल्ड सिस्टम है रिकॉर्डर, जो शैलो सर्वे के लिए रिकॉर्डर तकरीबन इसी साइज का होता है अगर शैलो सर्वे कर रहे हैं रिफ्रैक्शन सर्वे के लिए, लेकिन अभी काफी एडवांस इसमें फॉर्म आ चुकी है। हमारे पास भी एक एडवांस लेवल का ही इक्विपमेंट है जिससे रिकॉर्डिंग की जाती है साइज्मिक वेव्स की, तो वो भी होपफुली आपको जो है लैब जब हमारी कंडक्ट होंगी तो वहाँ आपको लैब विजिट में वो सारे इक्विपमेंट दिखाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है जिसमें थोड़ी नॉब्स और दिखाई गई हैं, लेकिन सिमिलर जो एडवांस फॉर्म है वो भी इससे मिलते जुलते ही रिकॉर्डर है। तो इससे सारा रिकॉर्डिंग का जो है वो प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल करते हैं इस बॉक्स के थ्रू। इसी के अंदर सारी कनेक्शंस भी हैं जो जियोफोन्स के साथ सिग्नल के साथ यहाँ पे आ रहे होते हैं। आपने एक्सप्लोजन किया, थोड़ी सी वाइब्रेशन, कुछ एनर्जी जो है वो आपकी सरफेस पे आ गई और कुछ बाकी एनर्जी जो है वो सब सरफेस में ट्रेवल कर जाएगी। अब उस एनर्जी ने जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी। यस, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स जो है एक रे जो है सर्कुलर फॉर्म में, अगेन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द हाइजन प्रिंसिपल, तो वेव जो है वो सर्कुलर फॉर्म में सब सरफेस में ट्रेवल करेंगे। दोबारा ऑब्जर्व कीजिएगा कि वेरी क्विकली विद इन सेकेंड्स का ये फिनोमेना होता है। अगर जितना मर्जी आप एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोर कर लें वो बड़ी स्लो स्लो वेव नहीं जाएगी, विद इन सेकेंड जाएगी और विद इन सेकेंड्स ही वो वापस आएगी। यू कैन से विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स। इसको थोड़ा स्लो करके देखिएगा एनिमेशन को। ओके, तो क्या हो रहा है जहां पे आपने एक्सप्लोजन किया है तो एक सर्कुलर फॉर्म में, अगेन जो हम हाइजन प्रिंसिपल बार बार कह रहे हैं, हाइजन जो साइंटिस्ट था उसने कहा था जो भी वेव्स ट्रेवल होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में जाएंगी, इस तरह एक सेमी सर्कल बनाते हुए सब सरफेस में ट्रेवल करती जाएंगी। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेज कितनी होंगे, कितने नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ कवर होंगे, कितने मीटर आप दूर हैं, तो इस लॉट ऑफ नंबर ऑफ रेज जो है इससे जनरेट हो सकती हैं इस एक वेव के ट्रेवल करने से। तो रेज क्या है, रेज हम एक डायरेक्ट जो उसका पाथ हो, इसकी भी प्लॉटिंग अभी आ रही है इसी वीडियो के अंदर जिससे आप डिफरेंशिएट कर लेंगे रेज और वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो रेज हमारी हेल्प करती हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो इसलिए इसी वेव को हम रेज की फॉर्म में प्लॉट करते हैं ताकि कुछ कैलकुलेशन वर्क किया जा सके। और रियलिटी में ये जो है वेव्स एक सर्कुलर फॉर्म में सब सरफेस पे ट्रेवल हो रही होती है। अगेन एनिमेशन, और इसने जितनी जितनी लेयर से ट्रेवल करते जाना है, कहीं से रिफ्लेक्ट होना है, बाकी जो एनर्जी वो आगे ट्रांसमिट होती जाएगी, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती जाएगी, तो मल्टीपल फिनोमेना जो है वो सब सरफेस पे चल रहे होते हैं। और कुछ अगर ये पी वेव आ रही है, अब इस सर्कुलर से तो जारी बात आपको आइडिया नहीं होगी कौन सी वेव है, वो तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है इनर साइड पे, अगेन माइक्रोस्कोपिक लेवल का वो फिनोमेना है, उससे जो है वो आइडिया होता है कि किस टाइप की वेव है, एस वेव है, पी वेव है। और सेकेंडली आपका सोर्स, कि आप जो सोर्स जो आपने डिजाइन किया है वो पी वेव के लिए किया है या एस वेव के लिए किया। अगर पी वेव के लिए सोर्स डिजाइन हुआ हुआ है, वो कंप्रेशन जनरेट कर रहा है, तो आपकी मोस्टली पी वेव ही जनरेट होगी इनिशियली, और बाद में इंटरफेस पे वो कैसे कैसे कन्वर्ट होती जाएगी। अगेन दैट इज द माइक्रो level phenomena where the particles change their movement style, so the waves convert from one form into other form. Okay, here is a real example के ये वो चीज है जो वाटर के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है। इसी तरह का फिनोमेना एक्चुअली सब सरफेस में भी हैपन हो रहा होता है, जस्ट उसको आपको विजुअलाइज करना है। जब वाटर के ऊपर इस तरह वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, अगेन सर्कुलर फॉर्म में जा रही हैं,
तो इसी तरह सब सरफेस में भी जब आप जमीन पे हिट करेंगे, अर्थ पे जब आप हिट करेंगे या एक्सप्लोसिव डालेंगे, एक्सप्लोड करेंगे, वाइब्रेशन जनरेट करेंगे, तो वो वाइब्रेशन भी इसी तरह सर्कल बनाते हुए सब सरफेस में ट्रैवल करेंगे। कुछ सरफेस की तरफ आ जाएगी एनर्जी वेव्स, सरफेस पे जो कि वेस्ट हो जाएंगी और जो कि सब सरफेस पे जा रही हैं वही आपके सिग्नल रिकॉर्ड बनकर रिसीव होंगे। तो एज यू कैन ऑब्जर्व, इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगर आप खुद प्रैक्टिकली जाके किसी भी पॉन्ड पे या स्मॉल रिवर पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप हिट करेंगे तो शुरू में तो बड़ी सर्कुलर फॉर्म में जो वेव्स हैं वो अपने सोर्स से वे ट्रेवल करती जा रही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अगर यहाँ फोकस करें, कहीं ये वेव्स कन्वर्ट भी हो रही हैं। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कैसे कन्वर्ट हो रही है, कैसे, समझ नहीं आ रही थी उनको। तो ये प्रैक्टिकल फिनोमेना कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेव जैसे जैसे वे ट्रेवल करती है, और डिपेंड्स ऑन मीडियम। वाटर है, इसमें तो बहुत ज्यादा इतनी वो मटेरियल वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगेन इसमें भी वेव्स जो है वो कन्वर्ट हो रही होती हैं ड्यू टू सम माइनर वेरिएशन में भी। वाटर के अंदर जो है कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो आपकी सोर्स से वे चेंज हो रही हो, उसके इम्पैक्ट की वजह से, या इसके अंदर कोई हर्डल हो, या इसके अंदर इम्प्योरिटीज कोई गिरी हुई है, आपने कोई और कोई इसमें चीजें फेंकी हुई वाटर के अंदर, वो हिट करके भी वेव्स जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो वेव्स को कन्वर्ट करेंगे इस केस में, वाटर के केस में। और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये फिगर इतनी अच्छी रेजोल्यूशन मिलेगी लेकिन स्टिल जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक सर्कुलर वेव जो है वो ट्रेवल हो रही है और इसका ये जो पार्ट है ये काफी डिस्टर्ब है, मीन के ये इससे मैच नहीं कर रहा, मीन्स के वेव आपकी कन्वर्ट हो चुकी हुई है इस साइड पे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। अगेन इसको ऑब्जर्व कीजिएगा मल्टीपल टाइम। यस, यस, अभी एक एरो से आपको शो किया जाएगा कि कहाँ पे ये कन्वर्जन होगी। यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये वेव्स फॉर्म और के ये जो स्टाइल है दोनों में डिफरेंस है, मीन के वेव्स आपकी कन्वर्ट हो गई है। तो इसी तरह जब आपकी एक्सप्लोड आप करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में वेव जाती हैं और ट्रेवल बैक करती हैं, रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्रैक्शन होगी, ऊपर आपका रिसीवर पड़ा होगा, रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव कर लेगा। आगे फिर रिसीवर का ही है तो उसका डिफरेंशिएट करे किस टाइप की वेव वहां पे आके रिसीव हुई है, अदर वेव कन्वर्जन हुई है या नहीं हुई है, वो सारा जो रिसीवर पे सिग्नल आएगा। तो अगेन ये प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे आपको एरो से थोड़ा सा हाईलाइट भी होगी चीजें। जैसे जैसे ये अवे जाएंगी आपकी जो है वो वेव जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक एरो से आप जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली भी आप जाके ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेव जो है एक ही फॉर्म में नहीं रहती है, वो कन्वर्ट भी हो रही होती है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों मैकेनिज्म चल रहे होते हैं। So it is again some animation that will show you how the wave travel downward and coming back to the surface और रिसीवर पे आके वो रिसीव होती है। ठीक हो गया। इसे मल्टीपल लेयर्स, जहां तक आपके एक्सप्लोसिव की एनर्जी है या वाइब्रेटर की एनर्जी है, जो भी आपकी टारगेट डेप्थ है वहां तक इस वेव ने ट्रेवल करना है। अगेन सोर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कितनी एनर्जी का सोर्स आपने रखा हुआ है जिससे कि वो डीप तक जो है वेव ट्रेवल कर सके। तो जैसे जैसे ये ट्रेवल करती जाएगी डाउनवर्ड वेव, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। इसी तरह जहां तक एनर्जी है वहां तक डाटा के पास आता जाएगा। तो हर इंटरफेस से अलग से रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सिग्नल इस पे रिसीव होंगे। तो आज हम थोड़ा सा वो भी लर्न करेंगे, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लर्न करेंगे जिससे हम जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सिग्नल हमारे पास आया है तो वो कितनी लेयर की थिकनेस है। अगर हमें उस सिग्नल की वेलोसिटी पता चल जाए या कुछ अदर चीजें हमें पता चल जाए तो हम उससे कैसे इन लेयर्स की थिकनेस डिटरमिन कर सकते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज मौजूद हैं जिसकी आज हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर दिखाया गया। इसी तरह रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन में यहाँ से थोड़ी सी ट्रेवल होगी, वे फिर ट्रेवल बैक आएगी। एनिमेशन इसी तरह की होगी उसकी भी कि उसमें
रिफ्रैक्ट भी साथ हो गए, इसी पे आके रिसीव होना है। तो ये मिली सेकंड का प्रोसेस है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये इतना स्लो जो आपको दिखाया गया इतना भी स्लो नहीं है। विद इन मिली सेकेंड जो है वो सिग्नल ट्रेवल करता है और आपके पास रिसीव हो जाता है। फ्यू मिली सेकंड, 50 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड, जब एक्चुअल रियल डाटा आप देखेंगे उस पर आपको और फीलिंग स्ट्रांग होगी कि इतने स्मॉल मिली सेकेंड में जो है सिग्नल ट्रेवल भी किया और उसने फिर ट्रेवल बैक भी किया। तो मिली सेकेंड के पीरियड के अंदर अंदर ये सारा फिनोमेना हैपन होता है। और ये रिसीवर जो सरफेस पे आप लगाते हैं, नंबर ऑफ रिसीवर्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ सर्वे। तो वो सारे रिसीवर्स पे एट अ टाइम डाटा जो है वो रिसीव होता है। ओके, दिस वाज a small demonstration to give you some real example of seismic surveys. So let's move to our chapter 3 जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है वो कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इस रिफ्रैक्शन सर्वे में जो यूज होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। वी लर्न दोज। और इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे ओनली ऑन रिफ्रैक्शन कि जो रिफ्रैक्शन हैपन हुई है उससे जो सिग्नल रिसीव हुए हैं उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स की हेल्प से क्या सब सरफेस इंफॉर्मेशन जो है वो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे रीड कीजिएगा, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद एक सिंगल लेयर केस सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज टू अंडरस्टैंड दिस फिगर नंबर 3.1। तो अगेन मैंने बात की कि सर्कुलर फॉर्म में ये जो आपको सर्कल छोटे छोटे फिगर्स में बाद बाद दिखाएगा, यहाँ तो इसने एंगल दिखाया हुआ है, एक डैश फॉर्म में आगे आएंगे फिगर जहाँ वो इंडिकेशन देगा कि ये सर्कुलर फॉर्म में जा रही थी। हमने इसके एक पोर्शन में रे को जो है वो प्लॉट किया, यानी सर्कुलर फॉर्म में नंबर ऑफ रेज जो है वो जा रही होती है। तो अगर एक स्पेसिफिक एंगल आपने उनका देखना है कि कौन सी उसमें रेज रिफ्रैक्ट होंगी कौन सी रिफ्लेक्ट होंगी, तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ उनका रिलेशनशिप है। तो उसी मैथमेटिकल फॉर्म को आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स सपोज एक सोर्स है, सोर्स से आपने रेज जनरेट की और ये 3 रेज जो है वो हमने उसमें से यूज की अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये इसका ये मीनिंग नहीं है सिर्फ 3 रेज ही है, नंबर ऑफ रेज आर देयर बट वी सिलेक्ट ओनली 3 टू ड्राइव सम फार्मूलाज। ओके, फर्स्ट जो है वो क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड हुई है। क्यों क्रिटिकल हम कह रहे हैं? क्योंकि ये जो सेकंड इंटरफेस में गई है जो रिफ्रैक्टेड वेव वो 90 डिग्री पे ट्रेवल करना उसने शुरू कर दिया है along the boundary of other layer. So that's why we call it is a critically refracted ray. बाकी जो 2 रेज हैं वो ट्रांसमिट हो गई हैं, उसने उन्होंने सेकंड लेयर में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। होपफुली आगे जाके कहीं अभी जाके ये भी वापस आएंगी सरफेस पे और रिसीवर पे रिसीव होंगी। तो लेट्स फोकस ऑन दिस क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा IC, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो ये 90 डिग्री ही होना चाहिए, इसीलिए हम इसे क्रिटिकल कह रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो अगेन जब ये वापस आएगी तो फिर ये एक नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। दिस अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू रिसर्च आफ्टर प्रैक्टिकल परफॉर्म बाय अ नंबर ऑफ रिसर्चर्स, ये प्रूव किया जा चुका है कि वापस आने का जो एंगल है वो भी सेम होगा जो जिस एंगल से इस रे ने हिट किया सरफेस पे। ठीक, तो मैथमेटिकली भी इट्स राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकली भी अगर आप इन चीजों को रिलेट करें तो ये एंगल आपस में सेम होंगे नॉर्मल के साथ, अगर ये सेम एंगल के साथ वापस आ रही है तो। ठीक हो गया। तो 2 एंगल हमने प्लॉट कर लिए इसमें, एक एंगल क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज 90 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ में साइन IC ओवर साइन R इक्वल V1 और V2, तो साइन 90 जो है 1 हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ आपका थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा इस क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड रे के केस में। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स to derive some simple formula first.
क्वेश्चन 3.1 जो है वो उसने ऊपर ड्राइव की हुई ताकि आपको आइडिया हो जाए व्हाट डज इट मीन। तो क्वेश्चन 3.1 यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अगर क्रिटिकल रिफ्रैक्शन हो रही है तो स्नेल्स लॉ जो है उसका साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल दैट इज 90 डिग्री वो 1 हो जाएगा और स्नेल्स लॉ की फॉर्म जो है इस फॉर्म में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3.1। Now let's see the equation 3.2 tan IC is equal to F critical over 2 divided by H1। अब इस एक्सप्रेशन को हम देखें ये कैसे फिगर से जो है वो ड्राइव हुआ है। ओके, सबसे पहले इसमें जो ट्रायंगल आपने फोकस करनी, आज का जो लेक्चर है इसमें ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल के बेसिक रूल्स का जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसको उसने मजीद फिर जो ट्रायंगल को बेटर करने के लिए फिगर 3.2 जो है वो प्लॉट की है ताकि इजीली जो इसको चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी चीजें उसने डिस्क्राइब कर दी है, दूसरी रेज सिर्फ जो क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड रे आई है उसको प्लॉट किया है आपके सामने। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। लेट्स सपोज कि ये एक रे है जो एस से स्टार्ट हुई, ए पे इसने हिट किया, क्रिटिकली रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट भी हो गई। इस पॉइंट पे टू मैकेनिज्म हुए, क्रिटिकली रिफ्रैक्ट भी हो गई है ट्राइंगल इन आइडियल मोड जो है वो डेवलप होगी सब सरफेस के अंदर। तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा दैट विल बी हाफ डिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड रिसीवर। इस ट्राइंगल का जो हाफ अगर हमने निकालना है इसी डिस्टेंस एक पॉइंट आप यहाँ पे हाफ सोर्स और रिसीवर के मिडल पे एक पॉइंट लगाते हैं जिसे हम ओ कह रहे हैं, उसका सोर्स से डिस्टेंस जो होगा वो एस क्रिटिकल बाई 2 होगा, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। तो अब इस एक ट्राइंगल को हमने कन्वर्ट कर दिया टू राइट ट्राइंगल्स के अंदर। पहले एक ये ट्राइंगल थी एस ए आर, अब हमने इसकी दो ट्राइंगल में डिवीजन कर ली है बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो कि आपके सरफेस पे ऊपर अवेलेबल थी। So let's focus on this first part of this right triangle SAO, इसे आप कह लें या बुक को फॉलो कर लें। बुक ने भी इसको आपका यहाँ पे ट्राइंगल मेंशन की होगी सबसे पहले। तो बुक पे अगर आप जाएं तो इस टेक्स्ट में यहाँ पे ही मेंशन, बाकी वही चीजों एक्सप्लेन कर रहा है, क्रिटिकल डिस्टेंस इसे कहते हैं और आप पे रिसीव हुआ है। So the triangle SAO tells us that the critical distance is related to the critical angle of incident and the let's see कैसे ये हमें राइट ट्राइंगल SAO हेल्प करेगी। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को देखें कि इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का टेन लूं तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मेन टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। उसी अगर आप अप्लाई करें यहाँ पे तो टेन आई से इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें आप कंफर्म कर लें कि ये जो आपकी राइट ट्राइंगल है फिगर 3.2 में, या दिस इज एस ए ओ। तो ए पे चूंकि एंगल बन रहा है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक रूल्स ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। होपफुली मोस्ट ऑफ यू फेमिलियर विद इट। तो जहां पे एंगल है उसका मिडिल में रखना आपने। एस ए ओ पे
इस राइट ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो ओ एस है और जो बेस है वो ओ ए है और बेस के साथ ये आई सी बन रहा है, जबकि एस ए जो है इसका हाइपोटेन्यूज है। तो आगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे जाएगा आप देखेंगे चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, मल्टी लेयर्स में कुछ फिगर्स में काफी टफ होगा आपको आइडेंटिफाई करना कि हाइपोटेन्यूज कहाँ है, बेस कहाँ है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। बेसिक रूल्स आपके जहन में होने चाहिए कि जो आपका एंगल बन रहा है उसके जो बिल्कुल फ्रंट पे जो एक्सिस होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर इन राइट ट्रायंगल, और ये एंगल आपका 90 होगा यहाँ पे, और इस 90 के जो बिल्कुल ऑपोजिट सामने एक्सिस होगा दैट शुड बी अ हाइपोटेन्यूज। तो इसी रूल को हम बार बार यूज करेंगे डिफरेंट डेरिवेशंस में भी। होपफुली यू विल लर्न और यू विल प्रैक्टिस इट इन कमिंग फील्ड। ओके, परपेंडिकुलर इसमें एस ओ है और बेस इसमें ओ ए है। तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी हम जो सरफेस से हमारे पास इंफॉर्मेशन उसे हम डिफाइन कर चुके हैं। तो जो सोर्स से रिसीवर का डिस्टेंस है उसे हम क्रिटिकल डिस्टेंस कह रहे हैं। चूंकि हम कह रहे हैं क्रिटिकली रिफ्रैक्ट हुई है नीचे वेव, इसलिए हम इसके डिस्टेंस को भी क्रिटिकल डिस्टेंस कहेंगे। तो इस क्रिटिकल डिस्टेंस का हाफ जो है वो इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, ओ और एस ओ डिस्टेंस एस क्रिटिकल बाई 2 है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमने इस इक्वेशन में 10 आईसी में पुट कर दिया, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी 3.2। ठीक होगा। तो इक्वेशन 3.2 होपफुली यू नो क्लियर अबाउट इट, हाउ वी ऑब्टेन दिस इक्वेशन फ्रॉम द फिगर। इसको रीअरेंज करें, जब रीअरेंज करेंगे तो एस क्रिटिकल आपका इक्वल हो जाएगा 2h1 इंटू 10 आई से। जस्ट आपने रीअरेंज किया, एस क्रिटिकल को एक साइड पर रख लिया, बाकी चीजें दूसरी साइड में है, तो आपके पास इक्वेशन 3.3 ड्राइव हो जाएगी। अब इक्वेशन 3.3 से मजीद आगे कुछ हम इसमें मजीद चीजें ऐड करेंगे, क्योंकि अब अभी तक हम चाह रहे हैं कि हमें आई सी जो है वो यूज ना करना पड़े, क्योंकि ये एंगल सब सरफेस पे है। तो किसी तरीके से ये एंगल यूज ना करें, इसकी इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट हमारे पास नहीं होती। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो वेलोसिटीज की आती है सेंसर से। जो सेंसर हमें टाइम बताएगा उसे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी तरीके से हम इस 10 आईसी को वेलोसिटीज की फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, मोस्ट ऑफ यू मे नो कि कॉस थीटा या कॉस आईसी इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी अंडर रूट। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, आप बेसिक मैथ जहां भी आप को जाकर रिव्यू कर सकते हैं, इन एक्सप्रेशन को आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हेल्प चीज करेगी ये साइन आई सी, दिस इज एक्चुअली द स्नेल्स लॉ, जिसको हम इक्वेशन 3.1 में सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो साइन आई सी एक्चुअली इक्वल है v1 ओवर v2 के। तो जस्ट इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने साइन आई सी जो कि इक्वेशन 3.1 है उसको आपने यहाँ पुट कर देना है, और फिर इसको सिंपली जो है इसका एलसीएम लेंगे और उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है एक्सप्रेशन की वो आपके सामने बन जाएगी। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो अगर आपके पास अभी राइट अप सेटअप है तो क्विकली आप इसका एलसीएम लेके और इसको सिंप्लीफाई करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ टफ टास्क। ओके, तो कॉस आईसी के लिए हमने एक वेलोसिटीज वाला रिलेशनशिप इक्वेशन 3.4 में जो है वो ऑब्टेन कर लिया हुआ है कि कॉस आईसी जो है वो वेलोसिटीज की फॉर्म में ये इक्वेशन बनेगी उसकी। तो 10 आईसी एज यू ऑलरेडी नो किसके इक्वल होता है, साइन आईसी ओवर कॉस आईसी। तो साइन आईसी ऑलरेडी यू नो v1 ओवर v2, और कॉस आईसी के लिए ये इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे एक या दो स्टेप मिस किए हैं, डायरेक्टली आपको जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया हुआ। तो इसके मिड में एक स्टेप है जो आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट अ टफ वन, यू कैन जस्ट simplify the things and you can obtain this equation 3.5 जिसमें v1 over under root of v2 square root of v2 square minus v1 square। तो 10 IC की वेलोसिटीज की फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गई हुई है। सर यस
सर ये साइन को उसने V1 डिवाइडेड बाय V2 लिखा है सर, ये किस तरह लिखा है बता दें। 1 डिवाइडेड बाई V2। यस सर। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, किस क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे 3.4 के स्टार्ट में साइन को इसने चेंज कर दिया वेलोसिटी में। हैं? हाउ। हाँ तो यार सुनिए, अगर आपने गौर से नहीं सुना दोबारा से फिर सुन लें कि क्वेश्चन 3.1 है ऊपर, जो बिल्कुल शुरू में आपको दिखाई है। आपके पास अगर पास राइटिंग मटेरियल मौजूद है तो ये क्वेश्चन आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि मुझे बार बार वापस ना आना पड़े। ये है साइन आई सी इक्वल टू V1 ओवर V2। ये क्वेश्चन 3.1 है जो हम स्नेल्स लॉ से हमने ड्राइव की है। क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल 90 है तो साइन आर जो है वो 91 होगा, तो ये स्नेल्स लॉ का सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाएगा। यस तो सर ठीक इसी, है ठीक है। हाँ इसी क्वेश्चन 3.1 को हमने यूज किया है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्केयर आई सी। बाकी चीजें सारी वैसे, स्केयर भी वैसे है, स्केयर रूट भी वैसे है, जस्ट हमने साइन आई सी की जगह पे V1 और V2 पुट अप कर दिए। तो hopefully this easy one you can resolve it, and when you will go through it you can understand it as well. ओके तो 10 IC के लिए वेलोसिटीज की फॉर्म में हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, दैट इज 3.5 V1 ओवर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये काफी सेंसिटिव हैं ये फॉर्मूलाज, इसमें थोड़ा सा भी आप एरर करेंगे तो फाइनल आंसर में भी एरर आ जाएगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगाना भूल गए तो फिर आंसर जो है टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह बाद स्टूडेंट स्केयर लगाना भूल जाते हैं, आप V2 स्केयर में V1 स्केयर और V2 स्केयर लगाना भूल गए तो फाइनली जो है जारी बात जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके एक्सरसाइज भी परफॉर्म करेंगे, तो अगर फार्मूला आपने रॉन्ग पुट कर दिया है तो फिर जो है काफी ट्रबल होते हैं आंसर लेने में। तो इसी तरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पे मैं आउट करता जाऊं, आप इन फार्मूलाज को याद करने की बजाय अगर आप इस प्रोसेस को रिमाइंड कर लें, ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं कि सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करनी है और जो सिंपल स्टेप हैं उनको आप जस्ट रिमाइंड रखें तो होपफुली अगर फार्मूला आपको याद नहीं भी रहता एग्जाम में तो आप उसे क्विकली ड्राइव कर सकते हैं। एटलीस्ट ये जो सिंप्लीफाइड फार्मूलाज हैं उनको आप बड़ा क्विकली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ट्राइंगल कैसे बनी है, फिर उससे राइट ट्राइंगल कैसे बनी है, राइट ट्राइंगल के अंदर हमने बेस कैसे आइडेंटिफाई किया है, परपेंडिकुलर कैसे आइडेंटिफाई की है, फिर हाइपोटेन्यूज क्या है उस राइट ट्राइंगल में। ये सारी चीजें जो है वो आपको लर्न करनी है just to avoid any confusion as well as to avoid any too much memory कि आपको बहुत ज्यादा फार्मूला जो है वो याद करना पड़े। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखें तो इजीली आप ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं भी है तो 10 IC के लिए हमारे पास 3.5 में ये इक्वेशन आ गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस 10 IC को रिप्लेस कर देंगे जो हमारा एक्स क्रिटिकल वाली इक्वेशन थी, उसमें 10 IC की जो वेलोसिटीज फॉर्म है उसको उसने और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसमें स्केयर सारे का ले लिया है और ये आपके पास अब एक्स क्रिटिकल का रिलेशनशिप आ गया है वेलोसिटी के फॉर्म में और H1 जो है वो थिकनेस है। तो 10 IC को हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसको अगर आप रीअरेंज करें, H1 को एक साइड पे रख लें, बाकी चीजें दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास लेयर थिकनेस का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा कि फर्स्ट लेयर की थिकनेस अगर आपने फाइंड करनी है तो आपको एक्स क्रिटिकल चाहिए जो ऑलरेडी नोन होता है सरफेस पे डिस्टेंस, तो ऑलरेडी यू नो इट। तो वेलोसिटी जो है वो आपको जो सिग्नल रिसीव होंगे उसके सेंसर के ऊपर, उन्हीं सिग्नल से आप वेलोसिटी डिटरमिन कर सकते हैं। वो भी आगे नेक्स्ट स्टेप में आ रही है चीजें कैसे वेलोसिटी डिटरमिन की जाती है जो सिग्नल रिसीव होते हैं उससे। तो ये चीजें हमें नोन होती हैं, तो इन नोन चीजों से by using this simplified equation we can determine H1. H1 is the thickness of your first layer. ठीक हो गया। बाकी वो थोड़ा सा इसमें एक एग्जांपल भी देगा, अगर V1 आपकी 1000 है, V2 इतनी है तो आप सिंपल कैलकुलेशन करें H1 क्या होगी, तो H1 अप्रोक्सीमेटली फिर आगे वो आपको बताएगा भी कि उसमें रिलेशनशिप क्या बनेगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये एक और थंब रूल है या रिलेशनशिप है जो मोस्ट ऑफ टाइम सर्वेयर्स ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। ये जो आपकी फर्स्ट लेयर की थिकनेस होती है वो क्रिटिकल डिस्टेंस और उसका जो एक्सप्रेशन है वो 2 टाइम्स होती है आपके, जो क्रिटिकल डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स होता है फर्स्ट लेयर की थिकनेस के।
या फर्स्ट लेयर की थिकनेस जो है वो मोस्टली इक्वल होती है हाफ ऑफ योर क्रिटिकल डिस्टेंस। तो अगेन ये थंब रूल है, फील्ड अकॉर्डिंग टू फील्ड चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन मोस्ट जो एक्सेप्टेबल फार्मूला है दैट इज 3.6, कि जब भी आपके पास चीजें नोन है, वेलोसिटी नोन है, क्रिटिकल नोन है, तो आप 3.6 यूज करेंगे। लेकिन ये आप इसको एज अ चेक रख सकते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप चेक करने के लिए, अगर आपके फील्ड में पे आप एक्विजिशन कर रहे हैं वहां पे ये 2 टाइम्स वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको आप जस्ट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज 3.6 इज द फाइनल इक्वेशन फॉर डिटरमिनिंग फर्स्ट लेयर थिकनेस यूजिंग वेलोसिटीज एंड एक्स क्रिटिकल डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो इस पार्ट में उसने वेरी सिंपली एक क्रिटिकल रिफ्रैक्टेड रे को लेके वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रही है उससे ट्राइंगल बना के तो आपको बड़ा सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम इसे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं फॉर H1। Before moving towards some complex expression, first of all, let's focus on these recorded signals. तो जो भी मैंने बात की रिसीवर पे कैसे सिग्नल रिसीव होते हैं, दिस इज आइडियल एग्जांपल आप कह सकते हैं। तो होपफुली एट द एंड ऑफ दिस रिफ्लेक्शन सर्वे पार्ट हम रियल डाटा भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे चीजें काफी डिस्टर्ब होती हैं। तो एक आइडियल केस में जो सिग्नल रिसीव होते हैं डिफरेंट रिसीवर्स में, तो रिसीवर ये जो नीचे आपको ये डिस्टेंस उसका गिवन है कि एक रिसीवर R2 है, उसका डिस्टेंस X2 है, फिर एक रिसीवर R4 है, उसका डिस्टेंस X4, इसी दरमियान में X3 होगा और यहाँ पे X1। तो कोई 12 जियोफोन्स या 12 रिसीवर्स पे ये विगल्स हम इनको कहते हैं, ये जो आपको वेवलेट नजर आ रही हैं इनको विगल्स भी कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो डिफरेंट रिसीवर्स पे विगल्स ये रिसीव हुई हैं। तो सोर्स आपका अप्रोक्सीमेटली समवेयर हियर एट पॉइंट O, तो इस सोर्स से आपके रिसीवर का डिस्टेंस बढ़ रहा है और साथ साथ आपका ये जो है सिग्नल का टाइम जो है वो भी बढ़ रहा है। तो वाई एक्सिस पे टाइम है, अभी उसने यूनिट नहीं बताया, जस्ट आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मोस्टली मिली सेकंड से यूनिट लिया जाता है। एक्स एक्सिस पे आपके रिसीवर का डिस्टेंस है सोर्स से, सोर्स रिसीवर डिस्टेंस जिसे एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। लेट्स वो रिसीवर 1 है, इसके ऊपर ये विगल रिसीव हुई है और इसका जो टाइम है वो T1 है। तो टाइम हमेशा रीड किया जाता है जहां से इस यहाँ पे सिग्नल बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, जस्ट जहां पे ये आपका जो ट्रफ जो है ये बनना शुरू हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये आपको नोट करना होता है। मीन के यहाँ पे आपका सिग्नल आके हिट कर गया है आपके रिसीवर को, तो ये टाइम हम इस ग्राफ से जो है वो नोट कर लेते हैं। और डिस्टेंस जो है ये सरफेस पे डिस्टेंस होता है, तो ये ऑलरेडी नोन होता है आपको। ये आप सरफेस पे जो आपने खुद ही जियोफोन लगाए होते हैं, फिक्स किए होते हैं, you can measure that distance, even you noted during this survey this distance। तो डिस्टेंस भी आपको नोन हो गया। टाइम जो है जो यहाँ पे आएगा, ये प्लॉटिंग जो है रिकॉर्डर जो है वो आपका प्लॉट करेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वहां से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो ऑटोमेटिकली टाइम रीड कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये प्लॉट भी आ गया, वो एक्सिस पे टाइम भी प्लॉट है, तो आप इससे मैनुअली भी रीड कर सकते हैं। इसी तरह X2 रिसीवर के लिए R2 जो रिसीवर है उसका X2 डिस्टेंस है, वहां उसके लिए टाइम T2 होगा। तो इस तरह सारे जो 12 जियोफोन्स आपने सरफेस पे लगाए हुए थे वहां पे जो जो सिग्नल्स आए हैं उनका टाइम आपने रीड कर लिया। तो इनका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं थोड़ा वेरी कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो एक अलग स्टडी है, क्यों वेरी कर रहा है एम्पलीट्यूड, किन किन चीजों पे इफेक्ट, किन किन चीजों से इफेक्ट लेता है, ये हमारी फ्यूचर स्टडीज में चीजें हैं। तभी हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि टाइम जो है वो कैसे रीड करना है, और टाइम के बाद अभी हम लर्न करेंगे वेलोसिटी। तो लेट्स सपोज आपने डिफरेंट रिसीवर्स पे ये टाइम रीड कर लिया, तो अब इसी सारे टाइम को आप ले जाएंगे ग्राफ पेपर पे। अच्छा, इसकी एक और नीचे भी फिगर है, वो मैं विजुलाइज करवा दूं। यस, दिस इज मोर गुड टू विजुलाइज। तो ये आपने सर्वे डिजाइन किया होता है, यहाँ पे आपका सोर्स था और ये सारे आपके रिसीवर लगे हुए हैं, R1 रिसीवर या जियोफोन, 12 जियोफोन्स आपने लगाए हैं। आपने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है या हैमरिंग की है, उससे रेज जनरेट हुई है, वो रेज आगे रिसीव हुई है डिफरेंट रिसीवर्स पे, और उनको फिर ग्राफ पेपर पे इस फॉर्म में प्लॉट होने के पास आपके पास प्रिंट आ गया। रिकॉर्डर जो है ये सिग्नल यहाँ रिसीवर से लेके इनिशियल प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद
इस किस्म के ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके आपको दे देगा। फिर नेक्स्ट आपने उसे जो इंटरप्रेटर है उसमें फिर आइडेंटिफाई करने हैं टाइम कि R1 पे कितना टाइम था, R2 पे कितना टाइम लगा है सिग्नल को, रे को, फिर R4 पे सारे 12 जो आपके जो फोन है उनके जितने सिग्नल्स हैं उनका टाइम आपने नोट कर लिया होगा। इस सारे को आप ले गए हैं ग्राफ पेपर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ पेपर के अगेन एक्स एक्सिस पे आपका डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस किसका? रिसीवर का, सोर्स है। तो उसको x2 x4 x6 से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, मिड में उसके दूसरे हैं, जस्ट स्किप किया, अदरवाइज यू कैन मेंशन हियर x5 x3 एज वेल एज x1 एज वेल। और y एक्सिस पे टाइम है कि x1 पे जो रिसीवर था उसको कितना टाइम लगा है, t1 लगा है। और ये जो पॉइंट्स आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये ग्राफ पेपर पे, वो टाइम उसने प्लॉट कर दिया। और आपने देखा कि x4 पे जाके आपकी वैल्यूज का जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया। तो ट्रेंड चेंज होने का मतलब है कि आपका इंटरफेस आ गया। ये फर्स्ट लेयर में था, यहाँ पे आपकी रेज, और यहाँ पे जो है वो आपके सेकंड लेयर्स का जो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है इस अप्रोक्सीमेटली x4 पे जाके। तो x4 से पहले पहले आप कह सकते हैं कि मोस्टली जो सिग्नल आ रहे थे वो आपको रिफ्लेक्ट बैक वाले ही आ रहे थे कि यहाँ से गया है और फौरन वापस आ गया। सेकंड लेयर में इसने कोई टाइम स्पेंड नहीं किया। लेकिन F4 से बियॉन्ड जितनी भी आपके पास सिग्नल या रेज आई हैं वो आपके पास आप श्योर हैं कि वो क्रिटिकली रिफ्लेक्टेड भी हुई हैं। तो इसमें एक और असम्पशन हम कर रहे हैं कि सारे सिग्नल क्रिटिकली रिफ्लेक्टेड हुए। हमने सिर्फ वही वाले सिग्नल यहाँ पे अपने रिकॉर्डर को भेजे हैं या रिकॉर्डर को गाइड किया है कि जो क्रिटिकली रिफ्लेक्टेड हो उन्हीं को प्लॉट करना है, बाकी जो है सिग्नल उनको प्लॉट ना करे। तो ये आप खुद कंट्रोल करते हैं चीजों को रिकॉर्डर के रेफरेंस से भी क्या चीज प्लॉट करवानी है, क्या प्लॉट नहीं करवानी है। तो आप रिफ्लेक्टेड सिग्नल भी इसी तरह प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोलर जो भी रिकॉर्डर उसको कमांड प्रोवाइड करेंगे कि सिर्फ रिफ्लेक्टेड सिग्नल प्लॉट करने तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड सिग्नल प्लॉट करेगा। तो इस केस में ये जो आइडियल एग्जांपल आपके सामने ड्रॉ की गई है, तो इस ये क्रिटिकली रिफ्लेक्टेड जितनी रेज हुई हैं वो आपके सामने यहाँ पे उसने प्लॉट कर दी है ग्राफ पे। और इसको हम साइज्मोग्राम कहते हैं। मोस्टली अर्थक्वेक में भी एक साइज्मोग्राम होगा, थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, लेकिन जो जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन में साइज्मोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए हम ईच जियोफोन पे जो है वो सिग्नल रिसीव करते हैं, उसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पेपर पे आप जब आप सारे फर्स्ट तो ये लाइनें बाद में ट्रेंड लाइनें लगाई हैं, फर्स्ट आपने जस्ट ये पॉइंट लगा देने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद फिर आपने ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश करनी है। फर्स्ट लाइन आपने जो रूलर की मदद से उसे ओरिजिन को फोकस कर लें और देखें कि अगर आप स्ट्रेट लाइन अगर आप एस्टेब्लिश करें तो कितने पॉइंट्स उसमें कवर हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं और बाकी पॉइंट जो वो डिफरेंट ट्रेंड दे रहे हैं। तो उसी तरह बाकी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो इस तरह 2 लाइंस आपके ग्राफ पे एस्टेब्लिश होगी, जिससे एक चीज बड़ा क्विकली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपकी फर्स्ट लेयर जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है इस डाटा में कि फर्स्ट लेयर का जो इंटरफेस है वहां से डाटा जो है रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। इसी तरह मल्टीपल लेयर्स जो होंगी उसमें फिर मजीद आगे और भी पॉइंट्स होंगे, उसमें और आपकी लाइनें बनेगी, वो आगे फिर नेक्स्ट जैसे जैसे वो टॉपिक्स आएंगे उसमें फोकस करेंगे। तो ये सिंगल लेयर की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये ग्राफ है और जिसमें इजीली आइडेंटिफाई हो रही है लेयर। और सेकंड अब आगे टाइम भी आपके पास है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपके पास डिस्टेंस है। अगर इन लाइंस की अगर आप स्लोप लें तो उससे आप वी जो सेकंड जो ट्रेंड है पॉइंट्स का वहां से V2 आपकी आएगी और जो फर्स्ट लाइन का ट्रेंड है उससे आपकी V1 आएगी। तो इससे आप एक चीज ये भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो डाटा है ये आपका सेकंड लेयर में गया ही नहीं, उसने कोई टाइम स्पेंड किया ही नहीं सेकंड लेयर में। जितने पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 और 4 जो है ये में भी दोनों साइड पे हो गए, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ है, वहीं से रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं कि मेक श्योर कि आपके ये तीनों पॉइंट जो हैं ये जो डाटा आया है उसमें रे जो है वो आपकी फर्स्ट लेयर में ही रही है, वो सेकंड लेयर में एंटर नहीं हुई या वहां हिट करके रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो और जो बाकी जो है ट्रेंड लाइन इसमें आप मेक श्योर इससे श्योरिटी हो रही है ग्राफ से कि आपके ये जो पॉइंट्स आए हैं ये सेकंड लेयर में रिफ्लेक्ट होके आए हैं। तो इसलिए इस लाइन की जो स्लोप होगी वो V2 हम उसे कहेंगे और इस
लाइन 1 की जो स्लोप है उसे V1 कहेंगे। तो स्लोप जो है इसका भी फार्मूला उसने यहाँ गिवन है, उस फार्मूला को अगर आप फॉलो करें तो होपफुली यू कैन इजीली डिटरमिन द स्लोप। तो कोई से भी दो पॉइंट्स आपने खुद डिफाइन करने हैं लाइन 1 और लाइन 2 पे, और उन पे आपने स्लोप डिटरमिन कर लेनी है। और 1 और V1 उसने क्यों लिखा हुआ है वो भी अब आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 और V1 क्यों है, क्योंकि वहाँ y एक्सिस पे आपका टाइम है और x एक्सिस पे आपका जो है वो डिस्टेंस है। तो जो आपकी स्लोप होती है वो y ओवर x होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इसे y ओवर x करना है तो you have to take its 1 over V1। तो इसका रेसिप्रोकल को आप जब मतलब इसका फिनिश करेंगे तो उससे V1 आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये स्लोप का फॉर्मूला, कोई से दो पॉइंट लें, डेल्टा एक्स फाइंड करें, डेल्टा टी फाइंड करें, तो इससे जो भी वेलोसिटी आएगी वो उसे V1 कहेंगे। यहाँ एक थोड़ा सा उसने कंफ्यूजन डाल दी है कि इसको आपने बाद में रेसिप्रोकल B करना है। जो भी V1 ये आएगी, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी जो है ये इक्वल टू V1 के हैं, और उस V1 को आपने रेसिप्रोकल B लेना है, फिर वो इक्वल होगी स्लोप के। ठीक, तो स्लोप, अगर आप डायरेक्ट स्लोप फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी फार्मूला याद रखा है आपको। वेलोसिटी नोन है किसी तरीके से, आपको लाइन की स्लोप चाहिए तो उसे 1 ओवर V1 करके इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप जितनी भी है उसको टेन थीटा से ले लेंगे, जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको आप इक्वल ले लेंगे। तो सिंपली अगर आप वेलोसिटी की बात करें, स्लोप को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, तो सिंपली वेलोसिटी ये जो है तो इस पॉइंट पे आप डेल्टा एक्स और डेल्टा टी करेंगे तो उससे जो मीटर पर सेकंड में आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी योर V1। तो डिपेंड करेगा टाइम आपका सेकंड में, मोस्टली टाइम ये मिली सेकंड में होता है, आपको उसे कन्वर्ट भी करना पड़ता है। तो इसी तरह आप ये V1 डिटरमिन करेंगे। तो ये प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया कि कैसे हम वेलोसिटी जो है वो साइज्मोग्राम से डिटरमिन करते हैं जब डाटा आपका रिकॉर्ड होके आता है। तो नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल कि आपके पास वेलोसिटीज भी हैं, आपके पास क्रिटिकल डिस्टेंस भी है। तो जो हमने प्रीवियस सेक्शन में जो इक्वेशन ड्राइव की है, तो इजीली यू कैन डिटरमिन द लेयर थिकनेस और फर्स्ट लेयर थिकनेस H1। वेलोसिटीज भी आ जाएंगी, क्रिटिकल डिस्टेंस भी आ जाएगा, H1 आप डिटरमिन कर सकते हैं अपने सर्वे से। So this is very simple explanation, ideal plot। तो कमिंग क्लासेस में आपको मैं एक्चुअल डाटा भी दूंगा, इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ग्राफ भी आप प्लॉट करेंगे, स्लोप्स भी निकालेंगे, उससे वेलोसिटीज भी निकालेंगे। तो ये भी आप प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज जो है वो आपको इस चैप्टर के एंड पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे। तो होपफुली एक न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व करूंगा आपके सामने, तो उससे जो है आप और कंफर्टेबल इसमें हो जाएंगे to determine the slope and velocity। जैसे उसने V2 के लिए 2 पॉइंट्स लिए हैं, उससे वेलोसिटी डिटरमिन की है उसको। तो फिर उसने थोड़ी सी डिस्कशन की है। लेट अस समराइज द बेसिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग V1 V2 बाय मींस ऑफ अ साइड रिफ्रैक्शन सर्वे। तो अगेन ये रिफ्रैक्शन सर्वे हो रहा है, इसमें मोस्टली रिफ्रैक्टेड सिग्नल्स आपने गाइड किया हुआ है, उसने रिसीव करने हैं बाकी सारे रिसीवर्स ने। तो इसके लिए थोड़ी सी उसने बेसिक जो है मेथोडोलॉजी यहाँ पे बड़ी बताई हुई, किस तरह सर्वे परफॉर्म किया जाता है कि आपने एनर्जी सोर्स, एक्सप्लोसिव या वाइब्रेटर कोई भी चीज ले सकते हैं। जियोफोन्स आपने फिक्स करने हैं सरफेस पे, रिकॉर्ड करना है साइज्मोग्राम, फिर उसके टाइम्स जो है वो आपने एज इंटरप्रेटर मेजर करने हैं उस प्लॉट से, फिर उसको ग्राफ पेपर पे ले जाना है उन पॉइंट्स को। ग्राफ पेपर के बाद आपने टी एक्स कर्व, जैसे टाइम वर्सेस एक्स जो कर्व वो प्लॉट करनी है और उसके स्लोप्स मेजर करनी है, स्लोप से आपके पास वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी। तो रिफ्रैक्शन सर्वे का जो प्रोसीजर है इट्स वेरी इजी, जो आपको स्टेप्स जो है वो बड़ी इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फ्यूचर लेक्चर में हम देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। मेथड इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बड़ा इजीली आप ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं फॉर शैलो इन्वेस्टिगेशन। तो जितने भी आपके सिविल कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या आपके जियो टेक्निकल रेलिवेंट, जो टनल इन्वेस्टिगेशन, डैम इन्वेस्टिगेशन, वहां पे जितने जियो फिजिकल रिफ्रैक्शन सर्वे जो परफॉर्म होते हैं उसमें शैलो टारगेट्स होते हैं। तो उसमें आपको फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर,
थर्ड लेयर, ये अप्रोक्सीमेटली टारगेट और फ्यू बहुत ज्यादा डीप नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं फ्यू 50 मीटर या 50 to 100 मीटर के मिड में कई टारगेट मोस्टली होते हैं इनके रिफ्लेक्शन सर्वे में। तो उसी के अंदर आपने कपल ऑफ लेयर्स जो आइडेंटिफाई करनी होती है, तो बहुत ज्यादा लेयरिंग भी इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इसमें टारगेट हमारा कपल ऑफ लेयर्स को ही फोकस होता है मोस्टली। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें और सॉइल पे अगर आपने फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो सॉइल में मोस्टली जो सिविल इंजीनियर्स इंटरेस्टेड होते हैं वो लेयर 1 की थिकनेस में ही इंटरेस्टेड होते हैं कि फर्स्ट लेयर की, वो नहीं होता कि फर्स्ट लेयर लूज है तो इससे नीचे कोई हार्ड लेयर आए तो उसकी हमें डेप्थ पता चले, ताकि उन्हें पता चले कि फाउंडेशन के लिए कितना डिगअप करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए सर्वे बहुत हेल्पफुल है। आप जो फोन लगाते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं और सिविल इंजीनियर्स को आप बता देते हैं कि फर्स्ट लेयर की थिकनेस इतनी है, इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद फिर वो आगे उनका डिजाइन जैसे भी है वो फॉलो करेंगे। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज वेल फॉर दिस सर्वे। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल कि आपने इसमें सिंगल लेयर केस लिया। अब हम आगे देखेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, मेन जिसपे हमने डिस्कशन करनी है, वो है टू लेयर केस। कि आप अगर आपने टू लेयर्स केस को कंसिडर करना है तो कैसे फार्मूलाज डिराइव करने हैं डिफरेंट के V1 भी V2 भी। तो पहले आपको मैं फार्मूला दिखाना चाह रहा हूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। कि एक तो आपने फार्मूला वहां पे बड़ा क्रिटिकल डिस्टेंस को यूज करके आपने जो है वो फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया। एक और फार्मूला ड्राइव होता है जो कि मोर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मोर एक्यूरेट समझा जाता है फील्ड एप्लीकेशन के हवाले से, क्योंकि जो पहला फार्मूला आपने ड्राइव किया है वो ऑलरेडी जो है फील्ड सर्वेज जो है उस पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। रीजन है कि उसकी एक्यूरेसी कम है उस फार्मूला की। उसमें जो भी अप्रोच हमने लगाई वो आपके सामने है, वो भी रीजन हो सकती है उसकी कि क्यों उसकी एक्यूरेसी कम है फॉर डिफाइनिंग द लेयर थिकनेसेस। तो ये जो फार्मूला है 3.20, तो ये फार्मूला मोर एप्लीकेबल है फील्ड में, लोग यूज कर रहे हैं। ये प्रूव भी हो चुका है कि ये फार्मूला कंपेयर टू प्रीवियस वन ज्यादा रिलायबल है। उसके रीजन आप देखेंगे कि इसमें जितनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है हमने एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश की है इसमें, जिस वजह से ये फार्मूला फील्ड में ज्यादा रिलायबल है फॉर थिकनेस ऑफ फर्स्ट लेयर। उसके बाद एक और जो हम अभी करेंगे, यस दिस इज द relationship between crossing distance और अब ये जो C है और X क्रिटिकल है। मोस्टली बहुत लोग इसे इंटरचेंज यूज करते हैं लेकिन ये इंटरचेंज है नहीं, ये थोड़ा सा बाद दफा कंट्राडिक्शन जनरेट होता है फील्ड में। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करना होगा। ये जो XC है मोस्टली लोग इसे क्रॉसिंग डिस्टेंस कहते हैं, कि जहां पे इंटरफेस आ गया है, जहां पे ये जो दोनों लेयर्स आपस में क्रॉस की है ग्राफ पे, तो इसको वो कहते हैं क्रॉसिंग डिस्टेंस। और इसका कुछ जो प्रैक्टिकली एग्जांपल या प्रैक्टिकली सर्वे परफॉर्म करने के बाद प्रूव किया गया है कि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होता क्रिटिकल डिस्टेंस के, ये डिफरेंट होता है आपके क्रिटिकल डिस्टेंस से। तो क्रिटिकल डिस्टेंस ऑलरेडी जो हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं वो कि फर्स्ट आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है जो क्विक आई है आर प्राइम पे, उसका जो डिस्टेंस होगा, तो ये मोस्टली ये मिनिमम डिस्टेंस ही होता है क्योंकि बड़ी क्विकली ये वेव आती है। तो जरूरी नहीं है R1 हो R2 पे भी आ सकती है, डिपेंड करता है। जब आप फील्ड सर्वे में पहला पायलट प्रोजेक्ट करते हैं उससे ही क्रिटिकल डिस्टेंस पहले आइडेंटिफाई होता है कि कहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे आएगी फर्स्ट, सबसे पहले रिसीव होगी, बड़ी क्विकली आएगी। तो क्रिटिकल डिस्टेंस के लिए आप इसी जो है मैकेनिज्म को इमेजिन करते हैं कि इस तरह सब सर्फेस पे हैपन हुआ होगा। तो वो जो डिस्टेंस है उसे रिसीवर का, जहां पे वो सिग्नल आगे रिसीव हुआ है, उसे आप क्रिटिकल डिस्टेंस कह देते हैं, उसका हाफ जो आगे लेंगे। जबकि क्रॉसिंग डिस्टेंस जो है वो आप ग्राफ के ऊपर उसे डिफाइन करते हैं जहां पे टू लेयर्स का आपस में इंटरफेस बन रहा है, जहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है।
तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? अगर दोनों चीजें आपके पास हैं फील्ड के अंदर, दोनों के साथ आपको प्ले करना है अपने पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसका भी एक फार्मूला है, उसे भी हम ड्राइव करेंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था। एक्स क्रिटिकल और एक्स क्रॉसिंग डिस्टेंस का जो आपस में रिलेशनशिप है, दिस वन 3.34, तो इसे भी हम ड्राइव करेंगे। तो रिलेशनशिप इज वेरी सिंपल, लेकिन डेरिवेशन आप देखेंगे इसमें काफी जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और उससे आपकी लर्निंग भी होगी। और एक और टर्मिनोलॉजी है इंटरसेप्ट टाइम का, आपके लेयर थिकनेस का रिलेशनशिप जो T1 आपको वो बता रहा है, इसका क्या रिलेशनशिप है क्रॉसिंग डिस्टेंस के साथ, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं H1 की थिकनेस के साथ भी। तो इसको भी देख लें। ग्राफ पेपर पे आपका ये जो इंटरसेप्ट टाइम है, दैट इज एक्चुअली द ट्रेंड लाइन जो इंटरसेक्ट करती है आपकी वाई एक्सिस पे। हियर इज द T1 के जब आप सेकेंड लेयर के जो पॉइंट्स हैं उसका जो ट्रेंड लाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे, और वाई एक्सिस पे जहाँ पे जाके वो इंटरसेप्ट करेगी उसे आप इंटरसेप्ट टाइम करेंगे। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। एक्सक्यूज मी सर। यस जी सर ये या। क्रिटिकल डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग डिस्टेंस दोबारा बता दें, इसमें अच्छा, कंफ्यूजन है अगर मुझे। आप ये क्वेश्चन नोट करते जाएं तो मेरे ख्याल ज्यादा बेटर रहेगा। मैं दोबारा फिर वापस आ जाऊंगा इन्हीं चीजों पे, तो कोशिश करें जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इसको फौरन लिख लें साइड पे कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, ताकि ये हमारा जो फ्लो में चीजें चल रही हैं वो चलती रहें। बाद में दोबारा से फिर आगे हम इसको देख लेंगे क्रिटिकल और क्रॉसिंग को, ठीक? तो क्वेश्चन आप अपने साथ लिखते जाएं, एंड पे अब मैं सारे क्वेश्चन दूंगा आपसे। तो इंटरसेप्ट टाइम पे आप जरा फोकस करें। इंटरसेप्ट टाइम क्या है? ये आपके जो सेकंड लेयर में जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है, जो पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, उस पर आपने एक लाइन एस्टेब्लिश की है, लीनियर लाइन। इस लाइन को जब आप एक्सटेंड करेंगे पीछे वाई एक्सिस की तरफ, और बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है लेकिन आप रूलर की मदद से इसको एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, और जहां पे ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कर जाएगी तो वहां पे जो भी टाइम रीड होगा उस टाइम को हम इंटरसेप्ट टाइम कहेंगे या T1 कहेंगे, ठीक? तो क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या है? जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है, कि ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है। और क्रॉसिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंटरफेस आ गया है आपका लेयर का, तो इसलिए हम इसे क्रॉसिंग डिस्टेंस कह रहे हैं। तो अभी सिर्फ क्रॉसिंग डिस्टेंस और इंटरसेप्ट टाइम यहाँ पे ग्राफ पे क्लियर रखें, ठीक? तो इसका भी हम रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। तो इन ये सारे फार्मूलाज अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं। दिस इज आवर टुडेज फाइनल डिस्कशन इस फिगर पे। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास राइटिंग मटेरियल मौजूद है तो इस फिगर को अपने पास प्लॉट करें बाई हैंड। बाई हैंड कर लें, रूलर आपके पास है उससे प्लॉट कर लें, ताकि जैसे जैसे इसको हम ड्राइव करेंगे तो आपके सामने ये प्लॉट हुई हो, बार बार मुझे वापस ना आना पड़े इस फिगर पे। तो kindly all the students should plot this figure with you on any piece of paper, so that whenever I mention something in this figure you can look what is that and what is that mean. इसके सारे जो नोटेशन है वो भी प्लॉट कीजिएगा, एस सी ए, और ये जो डी पॉइंट है डैश डैश के साथ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है, लेकिन आप इसे प्लॉट लाजमी करें। फिर इसी तरह दूसरी साइड पे आपके पास आर है, ई है, फिर ये बी पॉइंट है। तो ये पॉइंट लाजमी अपने पास प्लॉटिंग क्विकली जरा कर लें, ताकि हमारे ये डेरिवेशन जो है वो इजी हो जाए, हम इजीली चीजों को आगे लेके चल सके। तो इसी फिगर से हम ये डिफरेंट फार्मूला ड्राइव करेंगे, एक्स क्रिटिकल डिस्टेंस के लिए भी और H1 लेयर थिकनेस के लिए भी फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो ये फिगर आपके पास आपके सामने होने चाहिए प्लॉटेड फॉर्म में। तो प्लीज प्लॉट इट क्विकली, आई गिव यू फ्यू मिनट्स। और अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं, अगर वो भी आपने कहीं साइड पे रखे हुए हैं, उस नोट्स को आप ओपन कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्म में है। अगर आपके पास कोई सेकंड स्क्रीन है उस पर भी आप ये फिगर ओपन करके अपने सामने रख सकते हैं, ताकि आपको ड्यूरिंग डेरिवेशन जो है कोई इशू ना हो। तो प्लीज प्लॉट इट क्विकली।
इस फिगर को मैंने यहाँ भी पेस्ट किया हुआ, सेम फिगर इज हियर, लेट्स प्लॉट इट। Okay, hopefully you all of you have plotted this figure. Actually, I have also pasted it on PowerPoint so that initial thing we can discuss easily. Okay. First of all, आपने जो भी प्लॉटिंग की है उसमें आप एक राइट ट्रायंगल that is S A, oh sorry, ट्रायंगल आती है ASC, ASC। तो जो भी फिगर आपने प्लॉट की है उसमें आप हाईलाइट करेंगे एस पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बन रहा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के तहत हमने उसे प्लॉट किया है। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल हाईलाइट करें, ये कौन सी ट्रायंगल है जो मैं आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ रेड फॉर्म में, एस रेड जिसको मैंने किया, दिस इज ट्रायंगल ASC। एस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे IC से उसे हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया। अब ये IC कैसे है, अगर आप दूसरा IC फोकस करें जो आपका यहाँ पे है, दिस वन नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, ऑलरेडी वी हैव लर्न दैट वन, कि जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो IC होगा। और ये एंगल और इसी रे का जो एंगल दूसरा नॉर्मल, अगर मैं S से C पे एक डैश डैश लाइन एक नॉर्मल प्लॉट करूं तो उसके साथ जो एंगल है वो भी सेम होगा। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैंने IC को S के पॉइंट पे प्लॉट किया। ठीक हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ASC, सबसे फर्स्ट तो आप आइडेंटिफाई करें इसमें बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, will help you SC और बेस है, SC और बेस है। अपने तो बताए ना मुझे, अपने तौर पे लिखते जाएं, अभी मैं भी लिखूंगा तो फिर आप कंफर्म कर ले आपने ठीक पिक किया है। ठीक, अपने तौर पे साइड पे लिख लें परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है। तो मैं भी तो लिख रहा हूँ, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने ठीक लिखा। तो एस ए इसमें हाइपोटेन्यूज है, सी आपका इसमें जो है वो बेस है, और सी ए जो है वो आपका परपेंडिकुलर। मेक श्योर के सबने इसी तरह इसको पिक किया है इस ट्राइंगल। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप इसी ट्राइंगल के अंदर बाय इटसेल्फ डिटरमिन करें कॉस ऑफ IC किसके इक्वल होगा। उसके बाद कॉस ऑफ IC डिटरमिन करें और टेन ऑफ IC डिटरमिन करें। ये दो चीजें आप खुद जो है इसी फिगर को देखते हुए, तो काइंडली बुक से कॉपी ना करें, इसी फिगर को मेरे साथ ही फॉलो करें ताकि लर्न करने में आसानी हो। अगर बुक से देख देख के आप लिखते जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको लेक्चर को फॉलो करें, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इन्हीं स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो होपफुली जब ये चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी तो वो आपको इजी टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स फाइंड इन दिस ट्राइंगल ASC cos of IC एंड tan of IC। तो cos ऑफ IC आपका इस ट्राइंगल के अंदर इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन SC ओवर SA, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह tan AC आपका इक्वल होगा CA ओवर SC। मेक श्योर करें कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीजों को। तो ये चूंकि शायद दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसलिए ये शायद रिपीट ना हो सके, लेकिन बुक में भी आपके ये स्टेप कुछ मिसिंग है, कुछ उसने डायरेक्ट ड्राइव किए हुए हैं। तो आप कोशिश करें ईच एंड एवरी स्टेप जो है उसे फॉलो करें। जी सर CA बेस नहीं है? CA आपका
परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल आप एस पे ले रहे हैं, एस पे आई सी एंगल है आपका। तो पहले मैंने कहा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में अज्यूम कर रहा हूं आपको नॉन है। ये जो ए एस सी हमने लिखा है, एस को मिडल में क्यों रखा है? क्योंकि एस पे एंगल बन रहा है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, बड़ी स्कूल लेवल की। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आप भूल चुके हुए हैं तो प्लीज रिफ्रेश इट, गो टू योर स्कूल बुक्स। इवन मैट्रिक लेवल की बुक भी आप देखेंगे, उसमें भी ये चीजें बड़ी क्लियर हैं कि ट्राइंगल ए एस सी एंगल पे फोकस करें कि आपका एंगल कहां बना हुआ है। तो एंगल इस वक्त जो हम कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं राइट ट्राइंगल ए एस सी। ये मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूं इसे रेड लाइन के साथ। तो ये हमारी राइट ट्राइंगल है और एस पॉइंट पे आई सी एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं और उसी बेस पे सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये एंगल मैं ऑलरेडी आपको प्रूव भी कर चुका हूं कि ये दूसरे साइड पे जो आईसी बन रहा है, जो एक्चुअल आईसी है उसके इक्वल ही है। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ। तो प्लीज ट्राई टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एज वेल। ठीक हो गया। कॉस आईसी भी आपने फाइंड कर लिया और टेन आईसी भी आपने फाइंड कर लिया है। तो अब इस कॉस आईसी देखें कि आप H1 को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पहले तो आप खुद कोशिश करें। ये जो H1 क्या है, हमने फिगर में हाईलाइट किया हुआ है। H1 आपका S से C तक का डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये फर्स्ट लेयर की थिकनेस है आपकी। तो जहां जहां SC है वो रिप्लेस हो जाएगा H1 के साथ। तो एक और आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसे इस तरह रिप्लेस करता हूं आपके बुक को फॉलो करते हुए कि एस ए जो है वो इक्वल है H1 ओवर कॉस ऑफ आई सी। तो क्लैरिफाई इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन को मॉडिफाई करूंगा। सी ए जो है, सी ए को लाइन भी लगानी होती है, अभी जो मैं कर रहा हूं वो नहीं लगा रहा। ये आपका इक्वल है H1 इंटू 10 तो अपने वो क्लैरिफाई कर लें। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो इसी स्टेज पे आप पूछ लें कि एस ए और सी ए जस्ट हमने सिंप्लीफाई किए हैं और जो एस सी है डिस्टेंस वो आपका H1 के इक्वल है, जो कि फिगर में हाईलाइटेड है। H1 जो है वो हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, और इसको देख सकते हैं। ए के लिए भी आपके पास इक्वेशन आ गई। बस इन इक्वेशन को मेमोरी कीजिए, आगे जाके यूज नहीं है आपकी। ठीक हो गया सर, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। जी, अब आ रही है आवाज ठीक? जी सर। ठीक है। तो एस ए और सी ए की इक्वेशंस सामने। सुनिए सर, जी सर ये ऐसे जरा दोबारा रिपीट कर दें। जी, एस ए जो हमने लिया है ये कॉस ऑफ आई सी की इक्वेशन है। कॉस ऑफ आई सी की इक्वेशन क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। एस सी आपका बेस है, एस ए हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें जो एस सी है वो H1 के इक्वल है। वो फिगर में डैश लाइन के साथ ये हाईलाइट भी किया, फिर एरो के साथ भी हाईलाइट किया हुआ है। H1 किसके इक्वल है? एस सी डिस्टेंस के। तो मैंने जस्ट इस इक्वेशन में एस सी की जगह पे H1 पुट कर दिया और एस ए को साइड पे ले गया हूं और कॉज आई सी जो है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर। वेरी सिंपल आई थिंक। इसी तरह सी ए आपने डिटरमिन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें। सी ए भी आ गया आपके पास और एस ए की ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरी साइड में है। अब मैं फोकस करने जा रहा हूँ ये तो सोर्स वाली साइड। अब फोकस करें इस रिसीवर वाली साइड पे कि जहां पे आपका आर रिसीवर जियोफोन सरफेस पे पड़ा हुआ है, वहां भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है। और अब वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे सिचुएशन क्या है, और वहां भी आपने वही उसी चीज को फॉलो करना है। बुक में शायद से प्लॉटिंग नहीं की, तो इस साइड पे भी आपने सबसे पहले एंगल प्लॉट करना है आई सी। तो आर पे जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे वो आपका आई
सी होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लॉटिंग स्क्रीन पे मैं रेड से प्लॉट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह ये देख सकें। तो दिस इज योर एंगल आई सी। सिमिलर आइडेंटिटीज हमने पीछे एक्सप्लेन की कि ये आईसी इक्वल है, जो आईसी आपका पॉइंट बी पे बन रहा है नॉर्मल के साथ। पॉइंट बी पे अगर आप फोकस करें तो नॉर्मल के साथ एक एंगल आईसी बन रहा है, इस एंगल से ये वापस आएगी, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे के। थ्योरेटिकली इट इज परसेप्टेबल कि जिस एंगल से रे ने हिट किया है आपके इंटरफेस को, उसी एंगल से ये वापस बी आएगी जब ये वापसी की तरफ ट्रेवल करेगी। तो अगर पॉइंट बी पे एंगल आई सी है तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स पॉइंट आर पे जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो भी आई सी ही होगा। ठीक हो गया, एंगल आई सी आपके पास मौजूद है। अब आप इसे प्लॉट कर लें, क्योंकि ये शायद फिगर में प्लॉट नहीं है लेकिन ये आपके सामने होना चाहिए। अब इस साइड पे जो ट्राइंगल आपने लेनी है उसमें ट्राइंगल मेंशन कर रहा हूँ, आप उसे हाईलाइट कीजिएगा खुद अपने तौर पे। जो ट्राइंगल हमने रिसीवर वाली साइड पे लेनी है दैट इज बी आर ई। ठीक, आर पे आपका एंगल आई सी बन रहा है, और इसी तरह इसी राइट ट्राइंगल को सामने रखते हुए इसका परपेंडिकुलर डिफाइन करें, इसका बेस डिफाइन करें, और इसका कॉस आईसी और टेन आईसी खुद से डिटरमिन करें। मैं डायरेक्ट आपके सामने इसका रिलेशनशिप लिखूंगा कि इस ट्राइंगल में आप अपने तौर पे खुद करें, मैं आंसर आपको बता देता हूं, लेकिन जो दरमियान वाला स्टेप नहीं कर रहा मैं। इस राइट ट्राइंगल में बी आर जो है वो इक्वल है एच वन ओवर कॉस ऑफ आई सी के, और जो आपका बीई है वो इक्वल है एच वन टेन आई सी के। तो इसको कंफर्म कीजिएगा, अगर आपने यही आंसर ऑब्टेन किए हैं यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर आप ये नहीं ऑब्टेन कर पा रहे मीन के आप ट्राइंगल को सही तरह नहीं उसको डिफाइन कर पा रहे उसके एक्सिस। बी आर और बीई, यू हैव जस्ट फ्यू मिनट्स। बी आर और बीई की ये इक्वेशंस आपके पास आनी चाहिए। तो स्टेप वही है जो हमने प्रीवियसली फॉलो किए। सबसे पहले कॉज ऑफ आई सी फाइंड करें, फिर टेन ऑफ आई सी फाइंड करें, फिर उसमें देखें एच वन किसके इक्वल है। तो इस साइड पे एच वन जो है वो आर ई के इक्वल है। ये जो आर ई है दिस इज इक्वल टू एच वन, एच वन इक्वल टू आर ई। एक वर्टिकल डिस्टेंस पॉइंट आर से रिसीवर से वर्टिकली अब नीचे आए तो पॉइंट ई तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एच वन, थिकनेस ऑफ फर्स्ट लेयर। Now let's move for next step. अब इसी फिगर पे आप फोकस करें, इसी फिगर पे अगर आप फोकस करें तो जो आपका डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए बी दिस वन, ए पॉइंट से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है उसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं इसी डायग्राम के थ्रू। ए बी आपका इक्वल है ए बी इक्वल टू एस और एस और सरफेस पे अगर फोकस करें, एक आपका सोर्स है और एक आपका रिसीवर है। ये अभी मैंने लाइन प्लॉट की है यहाँ पे। तो सोर्स से रिसीवर का डिस्टेंस लेट्स सपोज वो आपके पास स्मॉल एक्स है, या जैसे भी उसे आप रिप्रेजेंट करना चाहें इसको मैं स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो एस आर डिस्टेंस है आपका सोर्स से रिसीवर तक का वो सरफेस पे आपके पास नोन है, और ए बी जो है ये सब सरफेस पे डिस्टेंस है, इंटरफेस पे डिस्टेंस है। इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं
तो उसे देखिएगा जरा, तो ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है कि जो एक्स है आपका सरफेस पे, इसमें से अगर आप माइनस करें, ये माइनस कर दें और बी डिस्टेंस माइनस कर दें, यू कैन गेट दिस ए बी, जो कि अननोन है और सब सरफेस में है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि डिस्टेंस ए बी जो कि सब सरफेस में कोई डिस्टेंस है, अभी वो अननोन है आपके लिए। इंटरफेस का डिस्टेंस, इंटरफेस पे जैसे भी लेयर हिट की और फिर रिफ्रैक्ट बैक हुई है, उनके दरमियान का डिस्टेंस है ये ए बी। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए एक डिस्टेंस, नॉन डिस्टेंस एक्स है आपके पास। एक्स क्या है? सोर्स टू रिसीवर डिस्टेंस, जो कि सरफेस पे। इसमें से अगर आप सब सरफेस पे जो आपके सी ए एक डिस्टेंस है और एक बीई डिस्टेंस है, जिसकी हमने जस्ट इक्वेशन भी अभी ड्राइव की है अपने प्रीवियस स्टेप्स में, अगर उनको हम माइनस कर दें तो आपके पास ए बी आ सकता है। ठीक हो गया, तो इससे क्लैरिफाई कर लें इस डिस्टेंस को और इस इक्वेशन को आप सेव कर लें। ये अभी हमें बाद में जाके इसकी जरूरत पड़ेगी ए बी की। और इनको साथ साथ लिखते जाए अपने पास, ताकि जब आप दोबारा से रिमाइंड करें तो आपके जहन में आ जाए। जैसे अपने पास सेव रख लें, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कहाँ पे इसे यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है टोटल टाइम, हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। उसके लिए देखिएगा, लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टी आर, टोटल टाइम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कि सोर्स से ये रे स्टार्ट हुई, एस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई और ये हमारे पास रिसीव हुई है, ये ए तक गई, फिर ये बी तक गई, बी के बाद फिर ये आर तक आई। तो ये जितना ये रेड वाला डिस्टेंस है, इसमें इसने टोटल टाइम कितना लिया है, तो वो भी इसी डायग्राम की हेल्प से जो है वो हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एस ए चाहिए। एस ए पे कितना टाइम लिया है, तो एस ए डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अज्यूम करूं कि सारी सारी वी वन में ही रही है एस से ए तक, और वी वन से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टाइम आ जाएगा जो इसने स्पेंड किया है फ्रॉम ट्रेवलिंग एस टू ए, प्लस मुझे चाहिए ए बी का टाइम, प्लस ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई V2। अब चूंकि ए बी कौन सा वाला ये डिस्टेंस है, जो ये पैरेलल टू सेकंड लेयर, जो सेकंड लेयर में ये एंटर हुई है और उसके टॉप के पैरेलल ये रे जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम वेलोसिटी जो लेंगे दैट शुड बी V2, सेकंड लेयर की जो वेलोसिटी है, प्लस उसके बाद इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी से आर तक, तो बी आर, और अगेन ये चूंकि वापस आ गई है फर्स्ट लेयर में, तो लिहाजा यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे v1। तो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो हमें आगे लेके चलेगी मजीद डेरिवेशन की तरफ। सर यस सर, ये आपने टाइम के साथ क्या नोट किया? ये टी, स्मॉल टी के साथ ये टोटल टाइम है इस रे का एस से आर तक। सर मैं कह रहा हूँ लिखा क्या है? वो तो ठीक है, लिखा क्या है? टी के साथ स्मॉल आर लिखा है आपने? हाँ स्मॉल आर है। अच्छा ओके, तो दोबारा मैं लिख लेता हूँ, स्मॉल आर रिफ्रैक्टेड रे टाइम या टोटल टाइम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एस से लेके आर तक, सब सरफेस में, नॉट ऑन सरफेस, सब सरफेस में जो इसने टाइम लिया है, ये टोटल टाइम की इक्वेशन है। ठीक, तो फिगर की हेल्प से ही हमने ये सारा जो ड्राइव कर लिया है, v1 v2 v1 जो वेलोसिटीज हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप अपने तौर पे जो जो चीजें हमने ड्राइव की हैं, अगर आप वो पुटअप कर दें, ऑलरेडी आपके पास, अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ, आपके पास एस ए की भी इक्वेशन होगी, और अभी अभी हमने ए बी की जो इक्वेशन ड्राइव की है उसको यहाँ पुट कर दें, और फिर बी आर की इक्वेशन भी आपके पास होगी,
तो बी आर की इक्वेशन भी यहाँ पुट कर दें और देखें इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या बनती है। तो नेक्स्ट फॉर्म मैं लिखूंगा आपके सामने, तो आपने मेक श्योर करना है कि वही इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन रही है। तो आपने जस्ट सभी जो हमने प्रीवियस स्टेप्स में एस ए के लिए जो इक्वेशन है उसे यहाँ पुट करें, ए बी की पुट करें, बी आर की पुट करें, फिर देखें ये क्या इक्वेशन बनती है। तो लेट्स डू इट क्विकली। इन द मीन टाइम आई राइट फॉर यू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो मेक श्योर करें आपके पास जो इक्वेशन है वो भी यही है। तो अगर किसी के पास ये इक्वेशन नहीं आ रही तो मीन कि उसने कोई प्रीवियस स्टेप में कोई एरर डाल दिया हुआ है। तो ये आई सी है, ये जो कॉस ऑफ आई सी एंगल है, ये टेन ऑफ आई सी है। तो जो सेकंड फॉर्म इसके बनेगी 2h1 डिवाइडेड बाई v1 इंटू कॉस ऑफ आई सी प्लस x माइनस 2h1 टेन ऑफ आई सी डिवाइडेड बाई v2। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और अगर आप इसको सही स्टेप आपने पीछे फॉलो किए हुए हैं तो सेम यही आपके सामने एक्सप्रेशन आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली जो है टेन आईसी के साथ प्ले करेंगे, टेन आईसी और कॉस ऑफ आईसी इन चीजों के साथ प्ले करेंगे और इस इक्वेशन को हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वेलोसिटीज की फॉर्म में हमने लेके जाना है, क्योंकि वेलोसिटीज हमको नॉन होती है v1 v2। तो अगर हम वेलोसिटीज की फॉर्म में ले एक्स हमें वैसे ही नॉन है, जो सरफेस पे एस और आर का डिस्टेंस है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक जो है इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट में एक और स्टेप इसमें टेन आईसी में मैं जो चीजें पुट करनी है वो आपके सामने। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आप करें टेन आईसी की जगह पे आप पुट कर दें साइन आईसी और कॉज ऑफ आईसी। जहां इस इक्वेशन में जहां पे टेन आईसी है तो नहीं, बाकी सारी चीजें वैसे रखें, लेकिन टेन आईसी की जगह पे पुट कर दें साइन ऑफ आईसी ओवर कॉज ऑफ आईसी। तो ये एक स्टेप आपके पास जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि स्टेप्स आगे इजी हो जाए। मैं इसकी एक और फॉर्म लिख रहा हूँ, मेक श्योर करें कि आपके पास भी यही फॉर्म इसकी बनेगी आफ्टर सिंप्लीफाइंग कि 2h1 ये वैसे ही रहेगा कॉज ऑफ आई सी प्लस एक्स ओवर v2 माइनस, इनको मैंने सेपरेट कर दिया है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में सेम था, 2h1 साइन ऑफ आई सी ओवर कॉस ऑफ आई सी। तो अगर कोई स्टूडेंट साथ साथ परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको भी मैं बता दूं कि बुक में काफी सारे स्टेप मिसिंग है, वो इतनी डिटेल में बुक में उसने ड्राइव नहीं किया हुआ। तो अगर आप अपने तौर पे इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बड़ा हार्ड होगा आपके लिए बुक में से चीजों को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसने काफी सारे स्टेप दरमियान में से स्किप कर दिए हुए हैं और डायरेक्ट आपको इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है स्किप करने के बाद स्टेप। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये 2h1 जो है साइन आईसी इसके नीचे v2 नहीं आएगा? हाँ सॉरी v2 आएगा, यस गुड। तो इसको साथ साथ आप करेंगे तो होपफुली बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। अभी ये सिंगल लेयर की हम बात कर रहे हैं, आगे जब मल्टीपल लेयर में चीजें और इसी फॉर्म में होती हैं और एडिशन होती जाती है उनमें,
तो लेकिन इन सिंपल केसेस को अगर आप रिजॉल्व करना लर्न कर देंगे तो सर आपको समझ, एक मिनट जरा मुझे बोल देने, एक दफा अगर आप इसे लर्न कर देंगे इस प्रोसेस को, तो फिर जैसे जैसे लेयर्स अगर नीचे ऐड भी होती जाती हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको सिर्फ टेक्निक्स आनी चाहिए कि कैसे ट्रायंगल रेक्टिफाई करनी है, कैसे आईसी हाईलाइट करना है और कैसे उनको डिफरेंट फॉर्म लेके जाना है। जी अब पूछे। सर ये H1 डिवाइडेड बाय cos आई स्टार में जो सर 2 कैसे है सर? ये तो कॉमन लें तो सारा कॉमन इकट्ठा है सर बाहर। नहीं कॉमन क्यों लेंगे आप? सर वो दोनों चीजें सेम नहीं है, लॉ फर्स्ट एंड वाली। फर्स्ट और एंड वाली, हाँ सॉरी 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 2H1, नहीं 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 वो V2 है, फर्स्ट वाली V1 है ना सर नीचे। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जो आपने इससे पीछे लिखी थी उससे मैं लेट बात कर रहा हूँ कि वहां पे सेम थी। नहीं अभी अभी ये क्वेश्चन आपके पास आ रही है वो ड्राइव करने के बाद? सर ये तो आ रही है, लेकिन ये हाँ समझिए ये 2 कैसे आ रहा है? चाहिए। अगर पीछे कोई मिस्टेक है या कोई आपने रॉन्ग लिख लिया उसे आप डिलीट कर दें, सिर्फ उसी चीज को फॉलो करें जिससे ये चीज ड्राइव हो सकती है। अगर कोई रॉन्ग पैरामीटर पिछले स्टेप में आपके पास है तो उसको आप रिमूव करें। ये सर चीज ये अगर आ रही है उससे तो ठीक है, वो अगर ये चीज नहीं आ रही तो फिर वहां कोई मिस्टेक है आपके पास। सर ये 2H1 के नीचे हाँ V1 V1 आएगा, V1 आएगा ठीक है। ठीक, 2H1 ओवर V1 cos of IC प्लस x ओवर V2 माइनस 2H1 sin of IC डिवाइडेड बाई V2 इंटू cos of IC। तो ये क्वेश्चन आपके पास बननी चाहिए। जी अगर कोई साथ साथ कर रहा है तो वो इस इक्वेशन तक कोई पहुंच गया है या अभी अब इन बिटवीन है? सर हो गया यहाँ तक। ठीक हो गया, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन लेंगे। पहले मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें एक चीज आपकी कॉमन आएगी, 2H1 ओवर V1 cos ऑफ IC। ये जो टर्म है ये मैं कॉमन लेने जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन दोनों कंपोनेंट्स में से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों कंपोनेंट्स में से 2H1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू कॉस ऑफ IC ये मैंने कॉमन लेना है और वहां पे V1 मैंने इंट्रोड्यूस डी कराना है। वो भी देखिएगा जब नेक्स्ट फॉर्म में लिखूंगा V1 कैसे वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये 2H1 डिवाइडेड बाई V1 कॉस ऑफ IC कॉमन ले इन दोनों कंपोनेंट्स में और देखें क्या फॉर्म बनती है, और वो फॉर्म मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने लगा हूँ। TR इक्वल टू एक्स ओवर V2 को मैंने साइड पे कर लिया प्लस कॉमन ले लिया 2H1 ओवर कॉस ऑफ IC इंटू 1 माइनस V1 इंटू साइन ऑफ IC। जस्ट वो जो V1 मैंने कॉमन लिया इधर बाहर, ये V1 भी इधर आएगा। ये जो V1 मैंने बाहर कॉमन लिया है उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने अंदर इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया है कंपोनेंट के साथ। तो ये चीज बनेगी आपके पास इन द ब्रैकेट्स। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लें ये ब्रैकेट्स के अंदर तो वही चीज बन जाएगी जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी। तो मेक श्योर करें कि आप इस स्टेप को अंडरस्टैंड कर गए। यस सर हो गया है। हो गया ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी कोशिश करें इसी स्टेप को फॉलो करें। सॉरी
नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो V1 ओवर V2 है इसकी जगह पे आप लिख दें साइन ऑफ IC, क्योंकि ये इक्वल होता है स्नेल्स लॉ में जो हम स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर 3.1 जो क्वेश्चन हमने एस्टेब्लिश की थी कि अगर कोई रे क्रिटिकली रिफ्रैक्टेड हो रही है तो उसमें जो वेलोसिटीज की रेशियो है वो इक्वल होगी साइन ऑफ IC के। तो इसी क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस कर दें, नेक्स्ट पूरा इसको दोबारा लिखें और V1 और V2 की जगह पे लिख दें साइन ऑफ IC, और उससे नेक्स्ट में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर ऑफ IC डिवाइडेड बाई, हाँ V2 खत्म हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगी ये चीज 1 माइनस साइन स्केयर IC। डन सर। वही स्टेप में एक दफा लिख भी रहा हूँ आपके सामने ताकि उस स्टेप को आप लिख भी लें। तो T आपके सामने आ जाएगा x ओवर V2 प्लस 2H1 ओवर V1 और 1 माइनस साइन स्केयर IC, और जो कॉज ऑफ IC में इसके अंडर लेके जा रहा हूं ताकि इसे मैं आगे सिंप्लीफाई कर सकूं। तो ये चीज आपके सामने बन जाएगी। तो ये सेम चीज ही है जो हमें प्रीवियस स्टेप में हमारे पास थी। तो कॉज ऑफ IC को मैंने उसके अंडर कर दिया। ठीक हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको याद होगा 1 माइनस साइन स्केयर IC इक्वल होता है कॉस स्केयर IC के। ये जो आपकी टर्म है उसे रिप्लेस करें 1 माइनस साइन स्केयर IC इज इक्वल टू कॉस स्केयर IC। अगर आप यहाँ पे कॉस स्केयर IC पुट करेंगे इसकी जगह पे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली आपके पास जो रिमेनिंग आइटम होगी वो कॉज ऑफ IC होगा। तो सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को बाय रिप्लेसिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस सारे की जगह पे कॉज ऑफ IC एक्सक्यूज मी सर। माइक्रोफोन। अच्छा जी बोलिए। सर ये जो सेकंड में प्लस के बाद जो V2 था वो कहाँ गया? सॉरी मैं अंडरस्टैंड नहीं किया आपको क्वेश्चन। तो शोर आ रहा है काफी ज्यादा माइक्रोफोन के साथ। जी क्वेश्चन मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया कि आपने क्या पूछा है। तो अगर आप स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके सामने ये फॉर्म बनेगी उसके बाद 2H1 ओवर V1 था, यहाँ पर एक V2 भी था ओवर में, वो आपने कहाँ ये x किया? ओवर V2 हो गया ना सर उसके बाद भी एक V2 था। कॉमन ले लिया है ना इसको। वो V1 ओवर V2 रिप्लेस हो गया साइन ऑफ IC के साथ, स्नेल्स लॉ के साथ। आपने वो स्टेप मिस कर दिया शायद। ओके सर समझ आ गई। हाँ V1 ओवर V2 जो था उसे हमने रिप्लेस कर दिया साइन ऑफ IC के साथ, तो वो बन गया 1 माइनस साइन स्केयर IC। ठीक हो गया। तो ये आपके सामने फाइनल फॉर्म बनेगी इस इक्वेशन की x ओवर V2 प्लस 2H1 ओवर V1 कॉस ऑफ IC। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को अब अपने सामने, अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले अब पहले इस इक्वेशन के अंदर चीजों को पहले हम डिटरमिन करेंगे और फिर आगे चलेंगे मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो फर्स्ट जो है वो मैं इंटरसेप्ट टाइम के साथ रिलेट करूंगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर कांस्टेंट कौन सी वैल्यूज हैं और वेरिएबल कौन सी वैल्यूज हैं। तो ये जो x डिस्टेंस है आपका सोर्स टू रिसीवर डिस्टेंस, ये आपका वेरिएबल है। जैसे अभी हमने प्रीवियस जो सेक्शन था चैप्टर का उसमें देखा कि रिसीवर का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, R1 फिर R2 R3 का डिस्टेंस डिफरेंट है, R4 का डिस्टेंस, यानी अगर 12 जियोफोन लगे हैं तो 12 x की वैल्यूज भी आपके पास आ रही है। मींस के ये जो x है ये आपका वेरिएबल है इस इक्वेशन में। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, बाकी क्या चीजें रह जाती हैं उनको मैं इन सर्कल कर रहा हूं।
ये सारी आपकी कांस्टेंट है। देखें कैसे, H1 फर्स्ट लेयर की थिकनेस है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही रहनी है जो ऑलरेडी वहां पे डिपॉजिट हुई हुई है, लेयर जो एग्जिस्ट कर रही है। तो H1 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स होगी। इसी तरह V1 जो उस लेयर की लिथोलॉजी है, अगर वो चेंज नहीं होनी तो उसमें वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। एक जो वेलोसिटी उस लेयर में रिकॉर्ड हो गई वो वही वैल्यू उसकी रहेगी। इसी तरह V2 भी रहेगी। तो सिमिलर सिचुएशन विद एंगल ऑफ IC, जो एंगल ऑफ IC उस लेयर ने बनाना है वो चाहे R1 पे रिकॉर्ड हो, R2 पे हो, R3 पे हो, जहां भी हो, उसका एंगल ऑफ IC वही रहेगा। तो ये जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने सर्कल किए हैं, ये सारे आप कह सकते हैं फिक्स्ड हैं या कांस्टेंट हैं। तो अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूं आपके सामने, ताकि आप इसको ग्राफ के साथ रिलेट कर सकें। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस, ओके। अगर मैं लिखूं PR इक्वल टू x over V2 प्लस कैपिटल के, तो ये जो K है ये आपका इक्वल है इस कंपोनेंट के जो मैंने सर्कल किया है। K is equal to 2H1 divided by V1 into cos of IC। ठीक हो गया। X डिस्टेंस है और 1 over V2, अभी अभी हम सीखे हैं पीछे की जो स्लोप है, स्लोप को अगर मैं M से रिप्रेजेंट करूं तो 1 over V2 को मैं कह सकता हूं कि सेकंड लेयर की जो भी हमारी लाइन थी उसकी ये स्लोप है, और इसे मैं M से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। M मीन स्लोप 1 over V2। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक मेरे पास इक्वेशन बनेगी टोटल टाइम के लिए कि TR टोटल टाइम इज इक्वल टू MX, M को मैंने किसी का रिप्लेस किया 1 over V2 की जगह पे, प्लस K। तो K मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये जो है उसका पूरी इक्वेशन है 2H1 डिवाइड बाई V1 इंटू कॉस ऑफ IC। तो ये इक्वेशन जब आप देखते हैं तो इसको अगर मैं मजीद और थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए, अगर मैं ग्राफ जो भी आपने देखा है प्रीवियस सेक्शन में, टाइम हमेशा हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। अगर मैं ऐसे y कह दूं, सिंपल y, क्योंकि y एक्सिस पे प्लॉट है तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इज इक्वल टू m वैसे रखूं, x डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, और k को c कर दूं, तो ये इक्वेशन आपको, अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स या लीनियर रिग्रेशन आपने स्टडी की हुई है, तो ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाएगी कि ये दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन। एक जो आप लाइन प्लॉट करते हैं जो कोई एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, उस लाइन की ये इक्वेशन है। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स स्कूल में भी, इवन कॉलेज लेवल पे FSC में भी शायद इक्वेशंस होंगी कि लाइन की इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसमें m स्लोप होता था, x एक्सिस डिस्टेंस c कांस्टेंट होता था उसमें। तो इसी को आप रिलेट करें जो अभी हमने जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी ऑब्टेन की इक्वेशन की, उसके साथ कि टोटल टाइम इक्वल है mx प्लस c के उसी स्ट्रेट लाइन के साथ। हमने चूंकि इसे इन्हीं ट्राइंगल्स की मदद से यहां तक पहुंचे हैं, तो जो कि प्रूव कर रही है कि वो जो ग्राफ पेपर पे मैंने क्यों स्ट्रेट लाइन से पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उसका ये आंसर है कि आपके जो लेयर्स में जो रेज ट्रेवल कर रही हैं वो इस लीनियरिटी को फॉलो करती हैं, इस लीनियर रिलेशनशिप को वो एस्टेब्लिश करती हैं। अगर हम उसका टोटल टाइम स्टडी करें, उस रे का जो अभी हमने स्टडी किया, हमने उसे कैलकुलेट किया बाय प्लॉटिंग ऑल द पाथ्स, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स यूज करके हमने उसकी एक इक्वेशन ड्राइव की, तो एंड में हमें पता चला कि ये इक्वेशन तो बिल्कुल मैच कर रही है लीनियर इक्वेशन के साथ। तो एक्चुअल जो वो लीनियर लाइन प्लॉट करने के बिहाइंड जो
थीम था जो पीछे उसके बैकअप था, वो ये वाली डेरिवेशन थी। तो पहले साइंटिस्ट ने ये डेरिवेशन की थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे थे कि इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, और ज्वाइन करके फिर इनकी स्लोप फाइंड करेंगे तो उससे वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये सारे उसके आंसर्स हैं जो कि प्रीवियस सेक्शन से क्यों निकली, या उनको स्ट्रेट लाइन से क्यों ज्वाइन किया पॉइंट्स को, और फिर आपस में जो जहां पे वो क्रॉस कर रही हो इंटरफेस कैसे है, तो उन सब की अप्रूवल जो है वो ये डेरिवेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया। ग्राफ पे हमने चीजें लर्न की प्रीवियस सेक्शन में, वो एक्चुअली जो है प्रूव भी हो रही है मैथमेटिकली। जब आप उसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो उससे आपके सामने प्रूवल हो के आएगी। तो अब इस जो इक्वेशन आपने ड्राइव की है, इसमें जो आपका ग्राफ के साथ मैं थोड़ी चीजें और कंपेयर कर दूं, क्या ग्राफ को भूल ना जाए कि ये हमारा ग्राफ था। तो इसकी ये लाइन पीछे होनी है, इसे हम इंटरसेप्ट टाइम कहते हैं। ये अभी मैंने आपको उसमें भी एक्सप्लेन किया, T1 या इंटरसेप्ट टाइम। तो सिंपल अगर आप अपना वो मैथमेटिकल नॉलेज करें, जैसे आप वहां पे सी कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते रहेंगे। जब आप लाइन की इक्वेशन स्टडी आपने किसी बुक में या किसी और मटेरियल में स्टडी की होगी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर ये जो c है दैट इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ग्राफ पे कैसे प्लॉट होता था, जो y एक्सिस पे डिस्टेंस होता था उस लाइन को इंटरसेप्ट करने के बाद। ठीक हो गया। और इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज 1/v2। तो मेन यहाँ पे जो हमने पॉइंट कैप्चर करना है कि ये जो c है, जिसे हमने अपने पास k से भी रिप्रेजेंट किया है, k इज इक्वल टू सी, यानी k भी वही चीज है जो c है, ये एक्चुअली इक्वल है इंटरसेप्ट टाइम के। कौन सा इंटरसेप्ट टाइम? जो ग्राफ पे आपके पास आता है इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद, जो सेकंड लाइन आपने ड्रॉ की है स्ट्रेट, उसको जब एक्सटेंड करेंगे y एक्सिस पे, तो उससे आपके पास इंटरसेप्ट टाइम आएगा। वो एक्चुअली इक्वल है आपके k के। तो अब k की जो इक्वेशन है उसे अगर आप इक्विवेलेंट कर दें इंटरसेप्ट टाइम के, तो हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव होना शुरू हो जाएगी कि आपका k इक्वल टू इंटरसेप्ट टाइम, और इंटरसेप्ट टाइम इक्वल टू हो जाएगा, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है दैट वाज 2h1 ओवर v1 cos ऑफ ic। ठीक हो गया। इंटरसेप्ट टाइम और फर्स्ट लेयर थिकनेस का जो है वो रिलेशनशिप हम अभी आगे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन में सिर्फ हमें कॉज आईसी के साथ प्ले करना है, इसको वेलोसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा H1 के लिए, जिसमें हम इंटरसेप्ट टाइम यूज करेंगे और वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे फॉर गेटिंग द थिकनेस ऑफ फर्स्ट लेयर। तो यही फार्मूला, जैसे मैंने पहले बताया, मोर बिलीवेबल है, ज्यादा लोग यूज करते हैं, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है इंडस्ट्री में भी और सर्वेयर्स भी कि ये फार्मूला, इससे जो कैलकुलेशन आएगी फर्स्ट लेयर की थिकनेस ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक हो गया। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस आईसी को हमने जस्ट रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, बाकी चीजें वैसे ही साथ साथ चलेंगी। में लिख लेंगे किसके इक्वल है, कॉस आईसी इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर आईसी, जो ट्रिग्नोमेट्री से आपको रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टैब्लिश मिलेगा। कॉस ऑफ आईसी इक्वल टू अंडर स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर आईसी। तो सिंपल साइन आईसी की जगह पे आप रिप्लेस कर दें स्नेल्स लॉ v1 ओवर v2, और इसको सिंप्लीफाई कर लें या इसी तरह ही आप इसे पुट कर दें अपनी इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। तो अगेन मैं इसको अब वेलोसिटी की फॉर्म में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ साइन आईसी की जगह पे स्केयर वैसे ही लगेगा v1 ओवर v2। अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ इक्वेशन नंबर 3.1 इन योर बुक। तो इसको आप इसमें पुटअप करेंगे तो आपके पास कॉस आईसी की इक्वेशन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटीज।
ठीक हो गया। जिसको जब वेलोसिटी की फॉर्म में भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कॉज ऑफ आई सी इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - V1/V2 होल का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर ओवर V2 का स्क्वायर, V1/V2 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको अगर मजीद सिंपली बुक में उसने थोड़ा सा इसका मजीद एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई किया हो, अगर आप उस तरह करना चाह रहे हैं उस तरह भी आपका सब चीज भी बन सकती है, तो वो मैं आप पे थोड़ा सा टास्क आपको दूंगा कि इसके साथ प्ले करें और देखें कि ये जो है ये कैसे ये फॉर्म जो है कन्वर्ट हो सकती है अनदर फॉर्म में। तो एक्चुअल जो आपके पास फॉर्म है वेलोसिटी वो है 1 - V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। तो इसको आपने जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक मिडिल स्टेप जो मैं अपने पास मैंने सारे स्टेप किए हैं, एक मिडिल स्टेप मैं आपको बताते जाता हूँ। एक फॉर्म इसकी बनेगी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। ठीक, ये तो सिंपल टू अंडरस्टैंड एलसीएम आपने लेना है तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसके बाद जो एक फॉर्म इसकी बनेगी, इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट को लहदा कर दें नॉमिनेटर पे और डिनोमिनेटर दोनों पे लहदा स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो फिर देखें ये किस फॉर्म में जाएगी और एंड पे आपके पास इसको अगर मैं लहदा स्क्वायर रूट पे करूँ तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2। वो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है ये किसके इक्वल है? अगेन रिफ्रेश योरसेल्फ दिस सर और ठीक हो कितना गया। टाइम लगेगा? बस ये थोड़ी टाइम है। वेलोसिटी के दो फॉर्म। अब ये जो है इंटरसेप्ट टाइम जो मैंने स्क्वायर रूट किसका लिया था, कॉज ऑफ आई सी वाला जो वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यस सर। हाँ, तो बस उसी को आपने पुट अप करना है और रीअरेंज करना है के की सर इक्वेशन में। हो गया सर वो कर लिया, अरेंज भी कर लिया। हाँ, तो ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है सामने ये ड्राइव हो गया आपसे? स्क्रीन नहीं सर आपकी स्क्रीन ही आ रही नजर। स्क्रीन एक नहीं शो हो मिनट, रही सर। एक मिनट। जी, अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये ड्राइव कर लिया आपने H1 की फॉर्म में। H1 को साइड पे कर दें, कॉज आई सी की जगह पे वेलोसिटीज की फॉर्म में लिख लें तो ये फॉर्मूला बनेगा। जी, हो जाएगा। या प्रीवियस स्टेप इसका एक अभी देखना आपने। हो गया सर, ठीक है। इसको मेक श्योर करना है कि वो जस्ट हमने वो जो के वाला कांस्टेंट के इक्वल T1 के था, के इक्वल टू इंटरसेप्ट टाइम, और ये इक्वल था आपके 2h1 ओवर v1 इंटू कॉज ऑफ आई सी। तो यही इक्वेशन थी आपकी मेन। इसी के अंदर हमने कॉज आई सी की जगह पे वेलोसिटीज की जो फॉर्म हमने ड्राइव की है वो पुट की है
और इसको रीअरेंज कर लिया है, तो आपके पास H1 की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें T1 आपका इंटरसेप्ट टाइम है और V1 V2 ये वेलोसिटीज हैं, ये दोनों चीजें ग्राफ से आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो इन दोनों को इस फार्मूला में पुट अप करें यस सर, तो ये हो आपके गया, पास जी ये हो गया यस सर। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट लेयर की आपके पास थिकनेस आ जाएगी। तो आपने यहीं पे मैं एंड करूंगा ये लेक्चर, आपने इसको प्रैक्टिस करना है इसको, और सारे स्टेप्स को दोबारा से रीलुक करना है और देखना है कैसे चीजें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने तैयार करना है, जस्ट इसे एक दफा करके रख नहीं देना है। तो इसमें ट्रायंगल में कंफ्यूजन हो सकती है, वहां आप गलती कर सकते हैं, बीच में जब वेलोसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने में गलती कर सकते हैं। तो उसी चीज को आपने मेक श्योर करना है कि वहां कोई मिस्टेक ना हो, और एंड पे जो सर फार्मूला एग्जाम में जी सर एग्जाम में सर हमें डेरिवेशन आएंगे या इससे न्यूमेरिकल आएंगे? डेरिवेशन आ सकती है? डेरिवेशन भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आपने दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है। अगर डेरिवेशन आती है वो भी आप इजीली कर सकें बाय प्लॉटिंग दिस फिगर। तो इस फिगर में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, एक दो एंगल्स हैं और बस बाकी पॉइंट्स हैं, और कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आप ये फिगर ड्रॉ ना कर सकें। तो जितनी इसमें फ्यू टेक्निकल चीजें हैं वो आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और फिर इसी फिगर से आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉसिंग डिस्टेंस और क्रिटिकल डिस्टेंस की इक्वेशन, जो कि यहीं से आगे चलेगी। तो कोशिश करें यहाँ तक जो है एक दफा गो थ्रू कर लें। बुक आपके पास है, बुक में काफी सारे स्टेप्स गिवन है, जो स्टेप मिसिंग है वो आप कोशिश करें अपने नोट्स प्रिपेयर करें, उनमें वो मिसिंग स्टेप्स ऐड करें, ताकि जब भी आप उसे गो थ्रू करें तो आप इजीली उसे क्विकली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कैसे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। The end question for today's lecture you can ask now. सर जी आंसर सर आप क्वेश्चन करें तो ठीक ये क्वेश्चन ठीक नॉइज बैकग्राउंड में ठीक है सर। आप मुझे राइट अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और ट्यूसडे जो है वो मैंने इसीलिए रखा है, जो हमारा ट्यूसडे का लेक्चर का टाइम है वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन है, उसमें मैं अपने को फ्री रखूंगा। कॉल करें, मैसेज करें, कोई टॉपिक से भी चीज जो आज हमने टैकल की है तो किसी स्टेप में कंफ्यूजन है तो ट्यूसडे जो है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। और मेक श्योर के नेक्स्ट पहले चीजें डिस्कस कर ली ऑल टू ऑल आपको क्लियर हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि नेक्स्ट जो हमारी डेरिवेशन लाइन उनमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके चीजों को। अदरवाइज यहाँ पे अगर कंफ्यूजन रह गई, यहाँ पे आपने चीजों को सही तरह ना अंडरस्टैंड किया, तो आगे जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएंगी तो वहां फिर और मसला हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसमें यही है कि नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज हो जाती हैं, और डिपिंग लेयर्स का केस भी आता है, उसमें थोड़ी सी इक्वेशन चेंज होती हैं। और इसी तरह फॉल्ट्स वगैरह वाले हम देखेंगे वो डेरिवेशन में जाना है नहीं जाना। तो बाकी जो बेसिक फार्मूला डेरिवेशंस हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो कोशिश करें, ये जो आज की चीजें थी इसमें काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी थे जो एक दफा आपको गो थ्रू करने हैं, लर्न करने हैं। अगर उनको आप अच्छी तरह ग्रैस्प कर लेते हैं तो फ्यूचर में कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको। अदरवाइज आप जो है नेक्स्ट जितनी भी डेरिवेशन आएंगी उसमें आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, अगर आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह प्रिपेयर ना किया। लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ टुडेज स्टफ today's stuff, and we will discuss it in our next lecture for other things. Okay, thank you and bye. अल्लाह हाफिज।